ब्लैक मैजिक के जो केस आते हैं वो किस किस प्रकार के आते हैं और क्या आप कोई एक ऐसा केस डिस्कस कर सकते हो? अभी आप दिल्ली में आया हूँ, सब बहुत अच्छा फैमिली है यहाँ पे। उनकी जो बच्ची है वो बहुत एक नशे की आदत में चली गई है और मैंने जैसे उनके घर में मैं घुसा, इस घर में एक बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक हो रखा है। ग्रह कैसे काम करते हैं जब तंत्र जुड़ जाता है लाइफ में? तो तंत्र का मतलब क्या है? देखिए कि जब कोई काम आपका फंस गया है, आपका काम नहीं हो रहा है, तो देवी देवताओं में भी से कुछ ऐसी देवी देवता होते हैं जिनकी मदद से आप उस काम को करवाते हैं। किसी का कोर्ट केस अट गया है और बिल्कुल लास्ट स्टेज पे चल रहा है और कहीं से उसका हल नहीं निकल रहा है, तो हमें तांत्रिक क्रिया में जाना पड़ता है। आपका 99% पे जाके काम रुक रहा है, इसका मतलब है कि आपके ऊपर बहुत बड़ा तांत्रिक या ब्लैक मैजिक हुआ है। तो उसकी किसी ने कराया हुआ है। ओम यम 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 चंपल चलंता, ओम चम 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 चंपल चलंता। यदि आप ऐसे मंत्रों का प्रयोग करते हैं जिसमें सामने वाले को आपके पास आना पड़ता है और आपका काम करना पड़ता है। तंत्रिक क्रिया से कैसे हम ब्लैक मैजिक को हटा सकते हैं? यदि आपके 8वें घर में आपके पापी ग्रह बैठे हुए मिल गए, शुक्र, शनि, राहु, केतु या फिर मंगल हमें बैठा हुआ मिल गया, तो इसका मतलब ये श्योर है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है। प्रेत बाधा के चक्कर में भी आपके चंद्रमा के साथ में राहु बैठा हो, चंद्रमा के साथ में शनि बैठा हो या चंद्रमा के साथ में केतु बैठा हो, तब ऐसे पूरे योग बन जाते हैं कि आपके ऊपर प्रेत बाधा जल्दी असर करेगी। तो रिमूव कैसे किया जा सकता है? कभी कभी हमें माँ काली के माध्यम से करना पड़ता है, कभी भैरव जी के माध्यम से करना पड़ता है। तो मारन, उच्चाटन, इस प्रकार की अलग अलग विधियाँ हैं। कौन सी विधि आपके ऊपर काम कर रही है ये आपकी कुंडली को देखकर ही बताया जा सकता है। किसी ने मारण क्रिया अपने ऊपर करवा रखी है तो बताते हैं वो एंटिटी तो वो कार्य करेगी ही, आप बस उसके उपाय से उसको किसी और के ऊपर रिवर्स करा सकते हो, ऐसा सच है? मारण क्रिया का मतलब ये है कि सामने वाले का काम ना हो, सामने वाले के कार्य मर जाएं, उसके बच्चों की शादी ना हो, उसके काम कोई भी क्रिया, इस तरीके की मारण क्रिया को इस तरीके की क्रिया कहा जाता है, जिसमें सामने वाले के शत्रु पे प्रभावित करते हैं कि ये बिल्कुल क्षीण हो जाए, इसका कोई काम बने ही नहीं। इस प्रकार की क्रिया को भी मारण क्रिया, इसका एक काट है, इसके कोड की क्रिया है, जो पूरी इसका एक प्रोसीजर है। यदि हम वह काम करते हैं तो सामने वाले जाता है कि काम बनने लग जाते हैं। सर आजकल है ना एक टॉपिक और बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, वो है पितृदोष। एस्ट्रोलॉजी से इसका भी समाधान है? पितृदोष को तब पहचाना जाता है जब आपके घर में एक ऐसे जातक की डेथ हुई है जिसकी शादी नहीं हुई। मैं एक मात्र एक ऐसा एस्ट्रोलॉजर हूँ जो हमारे पास हरिद्वार में खुद का मठ है। सर जब हम बात करते हैं ना सुपर नेचुरल चीजों की, तो तंत्र सबसे ऊपर निकल के आता है। जैसे मैनिफेस्टेशन, आजकल बहुत सारे टॉपिक चल रहे हैं, मैनिफेस्टेशन, ये तो तंत्र से मैंने तो देखा है तंत्र और मंत्रों की पावर को, कि मैंने एक बंदे को बिच्छू का डंक उसका मतलब सही होते हुए देखा है, मैंने उसका पेन। तो क्या तंत्र से पैसे वाला बना जा सकता है? पहले तो ये समझने की कोशिश कीजिए कि तंत्र होता क्या है। हाँ जी। और तंत्र किसी को आता है कि नहीं आता है, सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है। ठीक है। तो तंत्र, आप ये जो विद्या है, तंत्र विद्या, ये किससे सीखी जाती है? आपके गुरु से। और गुरु आपको, यदि आपके गुरु की तंत्र विद्या नहीं आती है तो आपको तंत्र विद्या कैसे आ जाएगी? मैं आपको बताना चाहूँगी, आज के समय में तंत्र विद्या के नाम पर मार्केट में बहुत सारी बातें फैलाई जा रही हैं, या तंत्र के बारे में बातें की जा रही हैं। लेकिन पहले आपको ही पता, आप कोई तंत्र करने वाले के पास आप जा रहे हैं, तो तंत्र या करवा रहे हैं, तो सबसे पहले आप पूछिए कि आपका गुरु कौन है, आपने सीखा किससे है, या आपको भी तंत्र आता है कि नहीं आता है। वो जवाब देंगे इस बात का? आप बताइए कि जवाब देंगे कि नहीं देंगे? मुझे नहीं लगता देंगे। यदि नहीं देंगे तो इसका मतलब है कि उनको तंत्र विद्या नहीं आती है। आप मुझसे पूछिए कि मेरे गुरुजी कौन है, तो आप देखिए कि तंत्र विद्या भारत में, इसका एक तंत्र विद्या एक पूरी विद्या है, इसके बारे में भारत में पढ़ाया भी जाता है। और तांत्रिक विद्या सात्विक भी होती है, तांत्रिक विद्या तामसिक भी होती है। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो जो मेरे जो गुरुजी हैं वो अभी तक भारत सरकार के द्वारा, मैं किसके द्वारा बोल रहा हूँ? भारत सरकार को, मेरे यहाँ आपके द्वारा नहीं, भारत सरकार के द्वारा अभी तक पूरे भारत में 5 लोगों को ही मार्कंडे दिया गया है। मार्कंडे जैसे एक भारत रत्न पुरस्कार है, ऐसी तांत्रिक और एस्ट्रोलॉजी विद्या में मार्कंडे एक पुरस्कार है जो दिया जाता है भारत सरकार के द्वारा। उनमें जो सबसे एक फेमस नाम था वो चंद्र स्वामी जी का था, जो इंदिरा गांधी के समय बहुत फेमस तांत्रिक थे। आपने सुना होगा चंद्र स्वामी जी को, कौन नहीं जानता है। तो उसी प्रकार से मेरे गुरुजी हैं, जिसमें से 5 लोगों को मार्कंडे मिला है और 4 मार्कंडे जो है अभी वो इस दुनिया में नहीं है, उनकी डेथ हो गई है। और जो 5वें मार्कंडे हैं वो मेरे गुरुजी हैं। उनसे आपने तांत्रिक जो भी आपने विद्या सीखी है, ये तामसिक है या सात्विक है? और आजकल तंत्र जब वर्ड दिमाग में आता है ना लोगों के, तो आता है मशान पूजा, शमशान में जाके ये सिद्ध करना, या फिर कोई एंटिटी को सिद्ध करना, कर्ण पिशाचनी, ऐसा है कुछ? या फिर इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये तामसिक भी और सात्विक भी। शुरुआत इसकी सात्विक से होती है, इसकी शुरुआत सीधा तामसिक से नहीं होती है। शुरुआत मैंने सात्विक से की और मैंने देवताओं से तांत्रिक क्रिया की है।
तो ये एक विशेष प्रकार की तांत्रिक क्रिया है जिसमें आपको शमशान में भी जाना पड़ता है। आप भगवान, हाँ बिल्कुल गया हूँ। शाम रोज 3-3 बजे 4-4 बजे बैठ के पूजा की है। अभी होली और दीपावली पे, अभी दीपावली पे भी रात सुबह में 4 बजे तांत्रिक रात्रि के नाम से भी जाना जाता है दीपावली को। हाँ, एक होली में पूजा होती है, एक दीपावली को पूजा होती है। तो अभी हमने तांत्रिक पूजा होली को भी की, हमने दीपावली को भी की। और तंत्र पूजा, इसमें लोगों को जो डराया जा रहा है ना, बेसिकली वैसा कुछ नहीं है। एक डराने वाली पूजा अलग है, और इसके साथ जो आपने तंत्र का मतलब क्या है, देखिए कि जब कोई काम आपका फंस गया है, आपका काम नहीं हो रहा है, तो देवी देवताओं में भी से कुछ ऐसी देवी देवता होते हैं जिनकी मदद से आप उस काम को करवाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का कोर्ट केस हट गया है और बिल्कुल लास्ट स्टेज पे चल रहा है और कहीं से उसका हल नहीं निकल रहा है, तो हमें तांत्रिक क्रिया में जाना पड़ता है। चलो किसी पे मान लो झूठे केस कर दिया, झूठा मुकदमा कर दिया, आप पे किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया, आप कोई काम आपका हो ही नहीं रहा है, हर काम रुक रहा है, आपका 99% बजा के काम रुक रहा है, इसका मतलब है कि आपके ऊपर बहुत बड़ा तांत्रिक या ब्लैक मैजिक हुआ हुआ है। तो उसकी किसी ने कराया हुआ है। ओके। तो यदि आपको इसको कोई काटना है तो इसको काटना किसी के बस की, आम आदमी के बस की बात नहीं है। उसको बोलते हैं बंधन योग। हाँ, बंधन कर रखा है। ये 4 प्रकार के वशी जो तांत्रिक क्रिया 4 प्रकार की होती है, जिसमें वशीकरण, मारण, उच्चाटन और ये बंधन जो आता है, जो बंधन योग आता है, इसी प्रकार से आता है। ओके। लेकिन सर ये जो मारण क्रिया है ये तो सबसे खतरनाक है। मारण का नाम मारण है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। मारण का मतलब ये नहीं कि आप किसी को मारने की कोशिश कर रहे हैं। मारण का मतलब ये है कि आप किसी की जो आपके ऊपर वशीकरण किया हुआ है, आप उसको काट रहे हैं। नाम इसको समझने की कोशिश, जैसे आपने एस्ट्रोलॉजी में सुना होगा ना कि ये ग्रह पापी ग्रह है, ये ग्रह अशुभ ग्रह है। पापी ग्रह का मतलब ये नहीं कि मंगल एक ग्रह ऐसा ग्रह है जो पापी ग्रह है, लेकिन इसका मतलब थोड़ी, जबकि देवता ग्रह है ये, मतलब मंगल ग्रह का ऐसा ग्रह जो सामने वाले की सुनता नहीं है। वो जैसे गुरु ग्रह है, वो भी शुभ ग्रह है, वो भी देवताओं का ग्रह है, लेकिन वह किसी की सुनता है, लेकिन मंगल ग्रह किसी की सुनता नहीं है। अच्छा सर, एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करती है लाइफ में? एस्ट्रोलॉजर है, जैसे एस्ट्रोलॉजर ने एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई करी, इसके पीछे एक साइंस है, वैसे काम करी, या उसने कुछ सिद्धियां भी प्राप्त करी हैं? देखिए, एस्ट्रोलॉजी की सिर्फ पढ़ाई करना ही सब कुछ नहीं है। हाँ जी। एस्ट्रोलॉजी के बारे में सिर्फ सीखना ही सब कुछ नहीं है। एस्ट्रोलॉजी के बाद आपको इसका उपासक बनना होता है। उपासक का मतलब है जैसे आपने किसी को उपाय बताए और सामने वाले की कुंडली में वह उपाय काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए इसकी उपासक की भी एक विधि होती है, जिसमें सिद्धियाँ की जाती है, जिसमें आपने पाठ पूजा की जाती है, जिसमें आपके लाइफ में कुछ नियम है जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है। यदि आपने एस्ट्रोलॉजी की खाली विद्या की है ज्ञान लेने के लिए, तो आप कर सकते हैं। यदि इसके साथ में आपने उपासक की भी विधि जो सिद्धि हासिल की है या वो सिद्धि हासिल की हैं, तब आपके उपाय भी सामने वाले को लगेंगे। लेकिन सर जैसे तंत्र है, आप इसके पीछे का थोड़ा सा डेप्थ में मुझे बता सकते हो कि साइंस कैसे काम करती है? कि जैसे कि ग्रह उसके मतलब चेंज हो गए, कोर्ट केस उसके बनने शुरू हो गए, उसके बाद पैसा आना शुरू हो गया, तो ग्रह कैसे काम करते हैं जब तंत्र जुड़ जाता है लाइफ में? तो तंत्र, अभी ये मान के चलिए कि जो जितने भी जो पृथ्वी है, ये किसके अधीन है? ये देवताओं के अधीन है। और देवता किसके अधीन है? मंत्रों के अधीन है। और मंत्र किसके अधीन है? जो उपासक हैं ये उनके अधीन है। अब मंत्र में आप इसकी बात चलिए, मंत्र 2 प्रकार के मंत्र होते हैं, एक सात्विक मंत्र, फिर तामसिक मंत्र। जैसे मतलब ओम यम 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 चंपल चलंता, ओम चम 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 चंपल चलंता। यदि आप ऐसे मंत्रों का प्रयोग करते हैं जिसमें सामने वाले को आपके पास आना पड़ता है और आपका काम करना पड़ता है, जैसे आपने एक सिंपल मंत्र बोला, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, एक सिंपल मंत्र है। जैसे आपने बजरंग बाण में सुना होगा, बजरंग बाण में बार बार शब्द का प्रयोग किया जाता है, ओम चम चम चंपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता। तो इसमें हनुमान जी को आप अपने पास बुला रहे हैं कि आपको तेरे को आना पड़ेगा। इसलिए बोला जाता है कि बजरंग बाण का पाठ कभी भी रोज नहीं करना चाहिए। बजरंग बाण एक तांत्रिक हनुमान का पाठ है। तो ये आप तभी कर सकते हैं जब आप बहुत बड़ी एक समस्या में हैं, बहुत भारी परेशानी में हैं। नहीं तो आप रोज़ बजरंग बाण करने लग जाएंगे, तो जब आप किसी भारी समस्या में होंगे तब हनुमान जी आपके पास आपकी मदद करने नहीं आएंगे। लेकिन सर अभी मैं यही देख रहा था, एक पॉडकास्ट में आए थे जिनका प्रचलित चल रहा है गाना, उन्होंने इसको बिल्कुल ही कंडेम्प्ट कर दिया, कह रहे नहीं ऐसा नहीं है। आप तो उसमें भी दुहाई दे रहे हो जो नॉर्मल हनुमान जी की हनुमान चालीसा है, तो वो तो मना कर रहे थे इस चीज़ को बिल्कुल ही कि भाई ऐसा है ही नहीं, आप रोज कर सकते हो बजरंग बाण का पाठ, सुबह शाम दिन रात। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो बजरंग बाण है तुलसीदास जी को द्वारा नहीं लिखा गया है। हनुमान चालीसा, हनुमान संकट मोचन, जितने भी हनुमान तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया, ये जो बजरंग बाण है इसको जोड़ दिया गया था जितनी भी हनुमान चालीसा आती हैं उसके अंदर, बात के अंदर। मैं उनकी वो बहुत प्रचलित हैं और वो सिद्धि प्राप्त भी हैं, तो मैं उनके बारे में कुछ बात नहीं कहूँगा। लेकिन आप किसी भी सिद्ध पुरुष से पूछेंगे तो आपको ये बात के बारे में बताएंगे कि हनुमान बजरंग बाण कभी भी रोज़ नहीं पढ़ना चाहिए। उसमें बताते हैं कि राम जी की कसम दे, हाँ, उसको राम जी की कसम देके उसको बुलाया जाता है और उनको मजबूर किया जाता है कि तेरे को आना पड़ेगा। और आप रोज़ पाठ करेंगे और रोज़ वो आएंगे, तो जैसे आपने कहावत सुनी, शेर आया तो बाद में शेर नहीं है, मजाक कर, तो एक्चुअल में शेर आ जाएगा, तो आपको बचाने कोई लोग नहीं आएंगे। तो बजरंग बाण का पाठ आप उस स्थिति में कर सकते हैं जब आपको लगता है कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं और अब आपको हनुमान जी को याद करना है।
तभी तो उनको- इसी प्रकार से एक अलग अलग भैरव जी के मंत्र हैं, माँ काली के मंत्र हैं, शनि जी के मंत्र हैं, यम के मंत्र हैं, जिनमें इस तरीके के चीज़ें उनको दुहाई दी जाती है, उनको बुलाया जाता है मंत्रों के द्वारा, तंत्रों के द्वारा। तो मैंने आपको बोला ना कि जितनी भी पृथ्वी है ये किनके अधीन है? देवताओं के अधीन है, और देवता ही मंत्र और तंत्र के अधीन है। तो आपको एक मंत्र, एक तंत्र, आपको ऐसी प्रक्रिया की जाती है जिसके द्वारा आप देवताओं को बुलाते हैं और उनको काम करने के लिए कहते हैं। और फिर एक बात को ध्यान भी रखना है, ये देवता आपका जब भी काम करेंगे तो इनकी भूख भी आपको शांत करनी पड़ती है। और यदि आपने भूख उनकी शांत नहीं की तो ये आपके पीछे भी लग जाते हैं। सर आपने एक टॉपिक मेरे को आते ही बताया कि हाउ टू रिमूव ब्लैक मैजिक, तंत्र क्रिया से कैसे हम ब्लैक मैजिक को हटा सकते हैं। इसके बारे में बताओ सर कुछ। देखो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ब्लैक मैजिक, मैंने आपको बोला कि ब्लैक मैजिक कई प्रकार का ब्लैक मैजिक, एक सिंपल सा ब्लैक मैजिक आपके ऊपर हो रखा है। अब जैसे मान लीजिए मैं किसी के घर पे कई बार वास्तु करने जाता हूँ, या कुछ लोग मेरे पास पूछने आते हैं तो सर मेरे पे ब्लैक मैजिक है कि नहीं है, तो हम एस्ट्रोलॉजी की उस टाइम प्रश्न कुंडली बनाते हैं। यदि आपके 8वें घर में आपके पापी ग्रह बैठे हुए मिल गए, शुक्र, शनि, राहु, केतु या फिर मंगल हमें बैठा हुआ मिल गया, तो इसका मतलब ये श्योर है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है। और या फिर आप ब्लैक मैजिक की चपेट में इजीली आ सकते हो, इजीली आ सकते हैं आप। प्रेत बाधा के चक्कर में प्रेत भी। बाधा के चक्कर में कब आ सकते हैं? प्रेत बाधा के चक्कर में तभी आ सकते हैं जब आपके चंद्रमा के साथ में राहु बैठा हो, चंद्रमा के साथ में शनि बैठा हो, या चंद्रमा के साथ में केतु बैठा हो, तब ऐसे पूरे पूरे योग बन जाते हैं कि आपके ऊपर प्रेत बाधा जल्दी असर करेगी। सर आप जो बता रहे हो रिमूव कैसे किया जा सकता है? हाँ देखिए, इसके लिए में अलग अलग विधियां हैं। आपके ऊपर किस प्रकार का ब्लैक मैजिक है ये तो आपको कुंडली देख के पता लगेगा, या फिर आपके घर की एनर्जी को देखकर ही पता लगेगा। अब ऐसे ही जैसे मान लीजिए मैं आपको बताया कि इसको रिमूव कैसे किया जा सकता है। इसको रिमूव करने के कई भी अलग तरीके हैं। कभी कभी हमें माँ काली के माध्यम से करना पड़ता है, कभी भैरव जी के माध्यम से करना पड़ता है, कभी यम जी के माध्यम से भी करना पड़ता है, और कभी कभी शनि महाराज जी भी इसमें हमारा साथ देते हैं इसको बाहर निकालने में। तो इसकी अलग अलग विधियाँ हैं। मैंने तो मारन, उच्चाटन, इस प्रकार की अलग अलग विधियाँ हैं। कौन सी विधि आपके ऊपर काम कर रही है ये आपकी कुंडली को देखकर ही बताया जा सकता है। मतलब ये कहना चाहोगे आप कि बिना एक्सपर्ट के छेड़छाड़ ना करें? छेड़छाड़ नहीं करें। ये वैसा भी आप यदि आप तंदूर में रोटी पकाना चाहते हैं तो तंदूर में रोटी वही पकाए जो एक्सपर्ट है, नहीं तो आप अपने हाथ जला बैठेंगे। बिल्कुल सही। तो ये इतनी आसान नहीं है जितने अभी मैं आजकल के लड़कों को देख रहा हूँ, वो आ रहे हैं 20-20 साल के मतलब कि बने हुए लौंडे आ रहे हैं तो बोलते हैं कि हम एस्ट्रोलॉजर हैं, हम तांत्रिक है। भैया ये जितने भी एस्ट्रोलॉजर है, तांत्रिक है, इनका बुढ़ापा आसान नहीं है। ये पैसा ऐसे हजम नहीं होता है। इनके देवताओं की भूख भी आपको शांत करनी पड़ती है टाइम टू टाइम। सर एस्ट्रोलॉजी के बारे में और बात करते हैं थोड़ी सी। एक एस्ट्रोलॉजर है, वो अपनी जो पावर है या फिर अपनी ऊर्जा है उसको कैसे सक्रिय करता है? देखिए, इसके लिए ना आपको 1 महीने में कम से कम भी 5 से 6 बड़ी पूजा करनी पड़ती है। मैं आप यदि मैं अपनी बात करता हूँ तो जो मेरे गुरुजी मेरे साथ में लगे रहते हैं, अभी उनके पास पिछले 17 साल से उन्होंने एक भी शिष्य नहीं बनाया था। मैं उनके पास अभी एकमात्र उनका शिष्य हूँ। अब ये बिना गुरु के, क्या आपको लगता है कि कोई आप किसी भी चीज़ को साध सकते हैं? मतलब नहीं। मैं महीने में कम 5 जो बड़े हवन करता हूँ, जो रात को करीब 11 बजे शुरू होते हैं और सुबह 3 बजे जाकर खत्म होते हैं। हाँ, जिसमें हम अपने साथ में, आप उसको एक तरह की साधना भी कह सकते हो। बिल्कुल साधना है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि साधना नहीं है। हम रात को 11 बजे शुरू करके सुबह 3 बजे तक हम उसको साधना करते हैं, क्योंकि एक समय ऐसा है जब देवी देवता कुछ ऐसे हैं जो उसमें विचरण कर रहे हैं, तो आपको उनसे वो चीज़ें मांगनी है। तो यदि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ऐसे ही ट्यूशन बाबू थोड़ी आती है। ऐसे आप किसी के पास जा रहे हैं और जाने से काम थोड़ा ना हो जाते हैं। आप देखिए पिछले हम 1.5 साल से 2 साल से इसमें काम कर रहे हैं। आज को लोग आते हैं कि उपाय बांट रहे हैं ऐसे। आप देखिए ना कि ऐसे उपाय तो ऐसे बन रहे हैं कि जैसे इंडिया में तो गरीब आदमी को रहेगा ही नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपकी तंत्र क्रिया, आपकी एस्ट्रोलॉजिकल की प्रक्रिया, आपकी वास्तु, सब कुछ आपकी जन्म तिथि से ही संभव है। अब इसे मान लीजिए आप सात्विक तरीके से काम करें तो धीरे धीरे काम होंगे, और आपको लगता है कि मुझे कुछ काम का रिजल्ट जल्दी चाहिए, कुछ काम का रिजल्ट फास्ट चाहिए, तो हमें तंत्र क्रिया को यूज़ करना आता है। लेकिन तंत्र क्रिया भी सात्विक करेंगे। तामसिक का हम प्रयोग तभी करेंगे जब किसी ने आपके ऊपर वशीकरण कर सका है, आपके ऊपर काम को बांध रखा है, तब हम तामसिक का यूज करेंगे। वो रिवर्स करने के लिए। लेकिन हम यदि हमें ऐसा लग रहा है कि हम आपके ऊपर, आपको कुछ इमीडिएटली चाहिए, जैसे मान लीजिए कि कोई आपके ऊपर परेशानी चल रही है, ग्रह दोष चल रहा है, तो हम यहाँ पे सात्विक तांत्रिक की मदद से आपकी मदद करेंगे। और तामसिक की भी जरूरत पड़ी तो हम उसमें भी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि तामसिक तांत्रिक को बहुत कम प्रयोग में लाना चाहिए। सर जैसे कि मैंने अभी एक प्रश्न आया मेरे दिमाग में, जैसे कि आपने बताया मारण क्रिया अगर किसी के ऊपर कर रखी है, तो अगर किसी ने मारण क्रिया अपने ऊपर करवा रखी है तो बताते हैं वो एंटिटी तो वो कार्य करेगी ही, आप बस उसके उपाय से उसको किसी और के ऊपर रिवर्स करा सकते हो, ऐसा सच है? देखिए, इसके ऊपर बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। पहले तो आपको ये समझनी पड़ेगी कि मारण क्रिया होती क्या है। मारण क्रिया का मतलब वर्ड इसको नाम देगी, आपने किसी को मारने के लिए काम किया है, तो इसका मतलब मारने के साथ साथ में इसका मतलब ये है कि उसका काम ना हो, उसका काम मर जाए, ये भी हम इसकी भी क्रिया कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप किसी काम के लिए जा रहे हो और बार बार आपके काम
नहीं हो रहे, बार बार आपके काम रुक रहे हैं, मतलब काम क्या हो रहे हैं, काम मरे जा रहे हैं। तो आप ये बताओ कितने लोगों ने किस पे मारन क्रिया कर दी, कितने लोग मर गए? क्या आपने कितने लोगों को मारते सुना हुआ है? सही बात है। कितने लोगों को मार दिया किसी ने, तांत्रिक ने? कोई बताए नाम? ये सब बातें हैं, आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। जितना कुछ है इतना है नहीं जितना बनाया जा रहा है। ऐसे कोई तांत्रिक किसी को मार देगा तो यहाँ पे कोई नेता नहीं रहेगा और यहाँ पे कोई भी विपक्ष नहीं रहेगा। कौन किसी को जिंदा देखना चाहता है? आप बताओ तो दो पहले। वो तो सामने कहता है कि मेरे शत्रु को मार दीजिए, तो कितने तांत्रिक जिसने किसी को मार दिया? आप इसको बात को समझिए। मारन क्रिया का मतलब ये है कि सामने वाले का काम ना हो, सामने वाले के कार्य मर जाएं, उसके बच्चों की शादी ना हो, उसकी काम कोई भी क्रिया, इस तरीके की मारन क्रिया को इस तरीके की क्रिया कहा जाता है, जिसमें हम सामने वाले के शत्रु पे प्रभावित करते हैं कि ये बिल्कुल क्षीण हो जाए, इसका कोई काम बने ही नहीं। इस प्रकार की क्रिया को भी मारन क्रिया, इसका एक काट है, इसकी एक तोड़ की क्रिया है, जो इसका एक प्रोसीजर है। यदि हम वह काम करते हैं तो सामने वाला जाता है कि काम बनने लग जाते हैं। सर आजकल है ना एक टॉपिक और बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, वो है पितृदोष। एस्ट्रोलॉजी से इसका भी समाधान है? 100%। पितृदोष यदि हम आपकी कुंडली में, अभी मैं पितृदोष के बारे में बताता हूँ कि पितृदोष होता कैसे है। हाँ जी। यदि इसको न्यूमरोलॉजी से देखना हो, यदि किसी का जन्म 1 अगस्त को हुआ है, 8 जनवरी को हुआ है, या किसी का मूलांक और भाग्यांक सूर्य और शनि आता है, या सूर्य और राहु उसकी कुंडली में आ जाए, तो मतलब उसकी कुंडली में पितृदोष है। तो पितृदोष को पहचाना कैसे जाता है? पितृदोष को तब पहचाना जाता है जब आपके घर में एक ऐसे जातक की डेथ हुई है जिसकी शादी नहीं हुई, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, तब आपकी कुंडली में पितृदोष लगेगा। या फिर आपके दादा परदादा ने गलती से भी किसी पुजारी की या किसी ब्राह्मण की को प्रताड़ित किया हो, कोई मंदिर तोड़ दिया हो, या तो आपको मालूम नहीं है ना परदादा ने क्या कर दिया, दादा ने क्या कर दिया, तब आपकी कुंडली में सूर्य शनि या सूर्य राहु एक साथ में आकर बैठ जाते हैं, तो हम कह देते हैं कि आपकी कुंडली में पितृदोष लग गया। और पितृदोष की किसकी पूजा होती है, जिसमें कुछ दान किए जाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक इसकी पूजा। मैं एक मात्र एक ऐसा एस्ट्रोलॉजर हूँ जो हमारे पास हरिद्वार में खुद का मठ है, जिसमें हम 11 से 15 पंडित मेरे पास पे काम करते हैं, और हम जो पितृदोष की पूजा करवाते हैं पूरी विधि विधान से कराते हैं। यदि आपकी पूजा होगी तो आपकी ही पूजा होगी, और उसमें कंप्लीटली सामने वाले को पितृदोष की पूजा से मुक्ति भी मिलती है। और पितृदोष की पूजा हर 3 साल में या 4 साल में आपको करवानी कंपलसरी है, करवानी पड़ती है। क्योंकि आजकल हम बहुत सारी चीज़ों को जो ब्लैक मैजिक समझते हैं ना, वो पितृदोष निकलता है, पितृदोष निकल जाता है। मतलब लोग, हम इस बात को ना, लोग अभी देखो ना, मोस्टली इंडिया में क्या हो रहा है कि जैसे कोई एस्ट्रोलॉजर किसी के पास जाता है, किसी पूछने के लिए जाता है, तो ब्लैक मैजिक तंत्र के नाम पे एक हवा बना रखा है। मोस्टली जितने भी फीमेल एस्ट्रोलॉजर्स हैं वह जाते ही सामने वाले क्या बोलते हैं कि तेरे परिवार ने तेरे ऊपर कुछ किया हुआ है, तेरे फीमेल ने तेरे ऊपर किसी ने कुछ किया हुआ है, तेरा किसी ने काम बांधा हुआ। मतलब एस्ट्रोलॉजी तो उसे आती नहीं है, एस्ट्रोलॉजी वो करना भी नहीं चाहता, तो क्या वो जाते क्या बोलता, वो आदमी परेशान तो होता ही है, वो जाते क्या बोलता, हाँ आप सही कह रहे हो, मेरे पे किसी ने कुछ किया हुआ है। अरे भैया, किसी ने कुछ किया है या किसी ने कुछ करा है? आजकल अच्छे तांत्रिक कहाँ हैं? अच्छे तांत्रिक मिलते कहाँ हैं जो किसी पे करना जानते हैं? तो भैया ये आपको ये देखना पड़ेगा। आप पहले जिससे आप तांत्रिक क्रिया करने जा रहे हैं, जिससे आप एस्ट्रोलॉजी करवाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप पूछिए कि आपका गुरुजी कौन है। आप उससे आधा घंटा समय बिताइए, आप उससे उसकी नॉलेज समझिए कि इस साथ मेरे साथ क्यों हुआ, आपको कैसे पता लगा कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है, या क्रिया कैसे हो गई, उसका पीछे का क्या बैकग्राउंड है। आप सब चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, तब जाके उससे आप क्रिया लीजिए। ऐसे कहने से बोल दे कि तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है, तेरे परिवार ने कुछ किया हुआ है, तेरी भाभी ने कुछ कर रखा है, तेरी सासू माँ ने कुछ कर रखा है, या वो खाली भ्रम फैलाने वाली, और उससे अब मैं आपकी पूजा करवा दूंगी, मैं ये करा दूंगी, और हाथों में बड़े बड़े रुद्राक्ष पहन लिए हैं, तो बड़ा समस्या। तो इन लोगों से मेरे कहना, तो इसका मतलब एस्ट्रोलॉजी बदनाम हो रही है, कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी बदनाम हो रही है। सही कह रहे हो आप ये बात सर। अच्छा, जैसे सर आप मैंने वास्तु के ऊपर एक पॉडकास्ट किया था कि वास्तु कैसे करा जाए, तो उसके नीचे कुछ कमेंट्स आए थे, मेरे दिमाग में भी वो क्लिक हुए। मैं आप सोचा आप भी वास्तु करते हो, तो मैं आपसे पूछता हूँ। अब जैसे कि बहुत सारे बंदे कंफ्यूज हैं कि शुरू में वास्तु करवाई जाए जब घर बन रहा हो, लेकिन कई लोगों ने घर बना लिया है, अब उसकी वास्तु करेक्ट हो सकती है प्रॉपर कि ये नॉर्थ में नहीं है, ये साउथ में नहीं है? बिल्कुल हो सकती है। देखिए, वास्तु, पहली बात तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप घर बना रहे हैं उससे पहले आप वास्तु करवाएं। लेकिन किसी भी कंडीशन में अब 90% लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने घर बना लिया है और उसके बाद वो वास्तु के रेमेडीज कर सकते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा, आज से 20 साल पहले ऑपरेशन होते थे तो पूरा बॉडी को काट देते थे, चीर फाड़ होते थे। हाँ जी, हाँ जी। इसी प्रकार से वास्तु और एस्ट्रोलॉजी में भी अब नई नई विधियाँ आ गई हैं, नई टेक्निक्स आ गई हैं, जिसमें हम सामने वाले का जो वास्तु एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं बिना किसी तोड़ फोड़ के। और मैं आपको एक बात आपके चैनल के माध्यम से और बताना चाहूँगा कि जो भारत में अभी जो वास्तु हो रहा है वो शक्ति चक्र, एक राउंड एक शक्ति चक्र बनाया गया है, उसके माध्यम से वास्तु होता है। वो जो शक्ति चक्र है वो केवल उस बिल्डिंग पे लगेगा जो बिल्डिंग गोल है। यदि आपकी बिल्डिंग स्क्वायर है या आपकी बिल्डिंग रेक्टेंगल यानी कि आयताकार शेप में है, या आप किसी फ्लैट में रहते हैं, तो वह शक्ति चक्र उस पर अप्लाई ही
नहीं होगा। तो जो वास्तु विश्वकर्मा में जो शक्ति ग्रिड, जो विश्वकर्मा ग्रिड बताए गए हैं कि यदि आपकी बिल्डिंग स्क्वायर है तो आपका ग्रिड स्क्वायर होगा, आपकी बिल्डिंग रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल होगा, यदि आपकी बिल्डिंग ट्रायंगल है तो ट्रायंगल ग्रिड होगा, यदि आपकी बिल्डिंग गोल है तो आपका गोल ग्रिड लगेगा। तो हम सभी अभी तक इंडिया में जो पढ़ाया जा रहा है वह गोल शक्ति चक्र के बारे में पढ़ाया जा रहा है, जबकि वह सभी बिल्डिंगों में लागू नहीं होता और तभी तो उसके अच्छे रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिलते। आप सर शेयर मार्केट का बता रहे थे एस्ट्रोलॉजी में, तो एस्ट्रोलॉजी से कैसे पता लग सकता है, जैसे कि कई शुरू में बात हुई हमारी कि कई लोगों के शुरू में लॉसेस हुए लेकिन फिर वो उन्हीं से बहुत ज़्यादा पैसा कमा गए शेयर मार्केट से, तो एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करती है इसमें? एस्ट्रोलॉजी आपको ये बताती है कि आपको कौन से सेक्टर में पैसा लगाना चाहिए। ओके। हाँ, यदि ऐसा नहीं कि जैसे जितने सेक्टर्स हैं ये सब एस्ट्रोलॉजी से बनकर आए हैं। जैसे मान लीजिए ऑयल एंड गैस का सेक्टर है तो ये वृश्चिक राशि देखा जाता है। यदि आप बैंकिंग सेक्टर में काम करो तो ये गुरु ग्रह से देखा जाता है। यदि आप किसी भी टेक्नोलॉजी में या IT सेक्टर में पैसा लगा रहे हैं तो ये राहु और शनि से देखा जाता है। यदि आप किसी भी तंबाकू कंपनी में पैसा लगा रहे हैं तो ये IT कंपनी देखा जाता है। तो इसी प्रकार से हर ग्रह का एक सेक्टर है। यदि आप अपने हॉरोस्कोप को देखकर आप उसी सेक्टर में पैसा लगाते हैं तो आपकी एंट्री भी राइट टाइम पे होगी और आपकी एग्जिट भी सही समय पे होगी। और यदि आप लोगों को देखकर पैसा लगा रहे हैं तो हो सकता है आप सही समय आपकी एंट्री गलत हो जाए और आपकी एग्जिट भी गलत हो जाए। तो अब मेरे कहने का मतलब लोगों को देखकर सिर्फ पैसा ना लगाएं, आप खुद चेक कीजिए कि आपका भाग्य क्या कहता है और आपको कौन से सेक्टर में पैसा लगाना चाहिए। यदि आप अपने भाग्य के अनुसार पैसा लगाते हैं तो आप पैसा कमाकर ही बाहर आएंगे, मतलब नुकसान के चांसेस कम हो जाते हैं 100%। बेसिकली सर मैंने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के साथ पॉडकास्ट किया तो मैं एक चीज तो ये समझ गया कि बंदे को कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले या फिर बड़ा कुछ करने से पहले एक बार एस्ट्रोलॉजी चेक करा लेनी चाहिए। एस्ट्रोलॉजी आप ये मानिए कि एस्ट्रोलॉजी आपके मेरे लिए नहीं बनी थी। एस्ट्रोलॉजी देवी देवताओं के लिए, राजा महाराजाओं के लिए बनी थी कि एक राजा को कैसे महाराजा बना सके, एक देवी देवता को कैसे एक अलग लेवल पे लेके जा सकते। ये तो अब रिवील हो चुकी है आपके मेरे लिए, तो हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। हम क्यों नहीं इसका फ़ायदा उठा रहे हैं? ये तो आपको देखना है या मेरे को देखना है। आपको मैं बताऊँ तो जितने भी इंडिया में बड़े से बड़े लोग हैं, जितने भी अच्छे परिवारों के लोग हैं, वो कोई भी ऐसा नहीं है जो बिना एस्ट्रोलॉजी के घर से बाहर पाम भी कर सकता हो। वह पूछता है कि मेरे लिए कौन सा दिन अच्छा है तब मैं बाहर निकलूँगा, कौन सा काम अच्छा है, किसके साथ काम करना है। और हम लोग क्या मानते हैं कि ये सब भरम है, ये सब लोग चीज़ें। यदि आपको अपनी लाइफ में कुछ बड़ा बनना है या कुछ नाम मान फेम कमाना है तो आपको निश्चित रूप से एस्ट्रोलॉजी की मदद लेनी चाहिए। सर आप अपनी पर्सनल स्टोरी बताओ मेरे को कि जो आपने बताया शुरू में आते ही मैं उस चीज़ से ना बड़ा इंस्पायर हुआ कि आप 16-17 करोड़ के कैसे लोन उसमें फंस गए थे, फिर उसके बाद आपने एस्ट्रोलॉजी का सहारा कैसे लिया? देखिए, पहले मैं भी आम लोगों की तरह एस्ट्रोलॉजी पे ज़्यादा बिलीव नहीं करता था। तो लाइफ में एक ऐसा दौर आया, 15-16 की बात है, तो मैं 15-16 करोड़ के लोन में फंस गया और ऊपर से मेरे को कैंसर भी हो गया। ओके। तब मैं अपनी मदर के कहने पे किसी एस्ट्रोलॉजर से मिला तो लेकिन उन्होंने 1-2 उपाय बताए भी, लेकिन उन्होंने मेरी कुंडली को जब उठा के फेंक दिया तो मुझे लगा कि यार इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। मतलब कुंडली को उठा के फेंक दिया? हाँ, वो भीड़ लगी हुई थी, यहाँ पे लोग बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि इसका कुछ नहीं हो सकता, ये तो बस अभी मरा हुआ है, इसका टाइम ख़राब चल रहा है, ये वो। तो ओके, हाँ, ऐसा बोला। तो मुझे लगा कि हमें इतने लोग बैठे हैं और ऐसा ये बात कर रहा है, ये तो पर्सनल बात होनी चाहिए ना, एक बंद कमरे में बैठ के बात होनी चाहिए, आप सभी के सामने बात कर रहे हैं। तो मैंने इस बात को फील किया और बाद में देखा कि ये इस एस्ट्रोलॉजी की जो ये फील्ड है ये बहुत बड़ा वास्ट फील्ड है और भारत में वैसे एस्ट्रोलॉजी को रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा जो इसके बारे में लिखा गया है। क्योंकि इसको फिर मैंने घर बैठ के पढ़ना शुरू किया। जब मैंने इसके बारे में पढ़ा, लोगों के बारे में जाना, बड़े अच्छे अच्छे लोगों से मिला, सज्जनों से मिला, तो मुझे ये पता लगा कि जो एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी में लिखा गया है और जो लोग हम मार्केट में देख रहे हैं वह दुनिया में डिफरेंट है। मैं उसके आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे ही आपके लिए एस्ट्रोलॉजी की बात आएगी तो आपको ना मंदिर में बैठा हुआ पंडित दिखेगा और आप बोलते हैं कि उसके पास जाना है, 500 रुपये देने और मैंने अपना मुहूर्त निकालना है। और यदि वो नहीं माना तो 500 रुपये और निकाल के दे देने, उससे बोले भी बता तो ये काम कैसे होगा। सही कह रहे हो आप ये तो और ये उसके दिमाग में पिक्चर बैठी है, उससे 2-4-5 बातें पूछ लेनी, ये होगा कि नहीं होगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा। उसने जो बता दिया, उसने 1000 रुपये डाले और आपको बता दिया और आप अपने घर पे और वो आप अपने घर पे। जबकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि एस्ट्रोलॉजी आपकी मदद करती है आपको करियर बनाने में। वो आपको ये बताती है आपको कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। यदि आप बच्चे की एजुकेशन में हैं तो वो आपको बताती है कि आपको मेडिकल लेनी चाहिए कि नॉन मेडिकल लेनी चाहिए, आपको कॉमर्स लेनी चाहिए कि आपको आर्ट्स लेनी चाहिए, आपको फैशन शो डिजाइनिंग में जाना चाहिए, किस में फील्ड में जाना चाहिए। यदि आपने MBBS कर ली है तो अब आपको मेडिकल फील्ड कर ली है तो आपको कहाँ पे जाना चाहिए। मतलब आपकी हेल्प करती है हर एक मोड पे। महीने में कौन से 3 दिन आपके लिए अच्छे हैं, कौन से 3 दिन आपके लिए अच्छे नहीं हैं, किसके साथ आपको कौन सी राशि वाले नाम राशि के लोग आपके लिए अच्छे हैं, कौन से नाम राशि के लोग आपके लिए अच्छे नहीं हैं, कौन सी दिशा कौन सी दिशा आपके लिए अच्छी है, कौन सी दिशा आपके लिए अच्छी नहीं है, आपको अपने ऑफिस में कहाँ बैठना चाहिए, कहाँ नहीं बैठना चाहिए, कौन से कलर के कपड़े पहनने चाहिए, कौन से कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। तो ये एस्ट्रोलॉजी आपको एक एक चीज़ के बारे में आपको
करेक्ट करती है। सर आप अपनी जर्नी पहले कंटिन्यू करो, क्योंकि आपने क्या क्या किया, आज 100 करोड़ का आपका एम्पायर है, तो ये मैं इंटरेस्टेड हुए जानने में। देखिए मैं आपको ये कह रहा हूँ, देखो मैं बहुत ज़्यादा समय, लंबा समय नहीं हुआ, 2016 की बात है और आज 2024 चल रहा है, 2024 चल रहा है। तो आप जब 6 साल वो मतलब 8 साल 8 साल हुए, तो मतलब 15-16 करोड़ के जब मैं लोन में था, तो मैं आपको बताया ना कि मैं किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गया, तो उनसे मैंने जब अपने बारे में पूछा तो मुझे ज़्यादा कुछ बता नहीं पाए, तो उन्होंने फेंक, तो मुझे ना हर्ट हुआ कि इसका मतलब साइंस में कुछ तो है जो अभी तक हमें नहीं पता लगा है। तो मैंने आके पढ़ना शुरू कर दिया। अग्रवाल का मैं बच्चा था तो पढ़ने में शुरू से मैं इंटेलिजेंट था, तो मुझे वो चीज़ें ना जल्दी से ग्रैब होने लगी, तो उसको मैंने अपनी लाइफ से रिलेट करना शुरू किया, किताबें लेकर आया, अच्छे लोगों से मिलना शुरू किया, तो मुझे लगा साइंस में कुछ है। फिर वो कुछ उपाय मैंने अपनी लाइफ में करने शुरू किए, तो मेरे को कुछ ना कुछ चीज़ें इंप्रूव होने शुरू हो गई। अब मैंने जो एस्ट्रोलॉजी सीखी थी वो इसलिए नहीं सीखी थी कि मेरे को एस्ट्रोलॉजर बनना है, मैंने इसलिए सीखने की कोशिश की थी कि मेरे को इस समस्या से बाहर आना है, मेरे अपने पर्सनल उसके लिए अपने पर्सनल सीखा। तो फिर मुझे लगा कि एस्ट्रोलॉजी अकेली हमें इस समस्या से बाहर नहीं लेके आ सकती। फिर मैंने वास्तु सीखा, फिर मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी, फिर मैंने देखा कि वास्तु जो पढ़ाया जा रहा है ये तो बिल्कुल ही गलत पढ़ाया जा रहा है। इसमें एक चक्रा लगा देते हैं, इसमें यही नहीं पता लगता कि नॉर्थ ईस्ट कहाँ पे है, साउथ ईस्ट कहाँ पे है। यदि हल्का सा डिग्री घूमी हुई है उतना नॉर्थ ईस्ट घुमा देते हैं, तो उतना अच्छा रिजल्ट मुझे नहीं मिले। तो फिर मैं और वास्तु सीखने गया और वास्तु की डेप्थ में गया, तो पता लगा कि असली वास्तु तो कुछ और ही है और जो भारत में पढ़ाया जा रहा है ये वास्तु कुछ और है। तो मैंने उस वास्तु की टेक्निक को अपने घर पर जब लागू शुरू किया, तो आप मानोगे नहीं, 1 साल में सारा का सारा कर्जा ख़त्म। और ऐसी अपॉर्चुनिटी मेरे को मिलने लग गई कि लोग मुझसे आके पूछने लगे कि भाई तूने ऐसा क्या कर दिया। यही सर मैं चाहता हूँ आप डिटेल में बताएं, क्योंकि लोग है ना इस चीज़ के पीछे बड़ा भ्रमित रहते हैं कि भाई ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या जादू हो गया। तो अब जैसे मुझे तो साइंस पता है इस चीज़ की कि क्या होता है, आपके काम बनने लग जाएंगे, ग्रह से नक्षत्र ऐसे हो जाते हैं, आपके काम इस तरीके से बनने लग जाएंगे कि आप जिस भी फील्ड में हाथ डालोगे वो काम चल पड़ेंगे। देखिए मैं आपको क्या कहता हूँ, आप मन 9 ग्रह हैं, आपके 12 राशि हैं, तो इनमें से 9 ग्रहों में से कितनी भी खराब कुंडली हो तो 3 ग्रह से होते हैं जो आपके मित्र होते हैं, और कुंडली कितनी भी अच्छी हो तो भी 3 ग्रह से होते हैं जो आपके शत्रु होते हैं। ओके तो आपको क्या करना है कि आपको अपनी कुंडली का एनालिसिस करके यह चेक करना होता है कि कौन से ग्रह आपके शत्रु हैं और कौन से ग्रह आपके मित्र हैं। और आप जाने में देखेंगे कि जो चीज़ें आपको सबसे अच्छी लग रही होती हैं वो ग्रह ही आपके शत्रु ग्रह होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको लाल रंग सबसे अच्छा लग रहा है, तो इसका मतलब मंगल ग्रह आपका खराब है। यदि आपको हरा रंग सबसे अच्छा लग रहा है, तो यानी इसका मतलब क्या है कि बुध ग्रह कहीं ना कहीं आपका खराब है। तो एक ऐसा अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको ये बताता है कि आपको लाल रंग के कपड़े नहीं पहनने हैं, मंगलवार का दिन आपके लिए अच्छा नहीं है, आपको गरम गरम खाना नहीं खाना है, आपको तंदूर की रोटी कम खानी है, आपको बेकरी के बिस्कुट अवॉइड करने हैं, आपको मूंगा नहीं पहनना है। जबकि भारत में देखो कि उसी ग्रह का नग पहना दिया जाता है जो उसका सबसे खराब ग्रह है। तो आपको मंगलवार के फास्ट नहीं रखने हैं, आपको तांबे के गिलास में पानी, कॉपर के गिलास में पानी नहीं पीना है, क्योंकि आप क्या है, मांगलिक है, आपका मंगल क्या है, खराब है। तो जिनका मंगल खराब है तो उनको मंगल की चीज़ों से दूर रहना है और ऐसी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करनी है जिसमें नीच का मंगल आता हो। नीच का मंगल क्या होता है, जिसमें तला हुआ मीठा, जैसे बूंदी का प्रसाद। अब बूंदी का प्रसाद हर मंगलवार क्यों बांटते, कभी सोचा आपने? क्योंकि मीठा जो भी आइटम है वह मंगल है, लेकिन जैसे ही बूंदी मीठा तला गया वह अपने नीच का मंगल हो गया। तो आपको क्या करना होता है कि मीठा जो तला हुआ मीठा है, अब आप यदि मंगलवार को बांटते हैं तो आप हनुमान जी को प्रेरित करते हैं कि मेरे में मंगल की अशुभता नहीं आनी चाहिए, मेरी लाइफ में मंगल अमंगल नहीं होना चाहिए। आपने अक्सर सुना होगा ये कहते हुए कि लोगों को कि तेरी शादी मंगल में हो, तेरी यात्रा मंगल में हो, तेरा कार्य मंगल में हो। क्या किसी और ग्रह के लिए ऐसा बोला जाता है कि मंगल अमंगल हो गया तो तेरी लाइफ में दंगल कर देगा? क्या बात है। तो आप मेरी बात को समझिए। तो इसलिए हमेशा हर मंगलवार को बूंदी का प्रसाद बांटा जाता है। बूंदी क्या, तला हुआ मीठा है। आपको जलेबी बूंदी आप यदि हर मंगलवार को थोड़ी सी अच्छी मात्रा में बांट देते हैं तो यार लोन जो जितने भी कोर्ट केस हैं, जितने भी विवाद हैं, ऐसे लोगों पे नहीं होते हैं। आपने अक्सर सवामनी के बारे में सुना होगा कि मोशी लोग सवामनी करते हैं ना। सवामनी का मतलब 50 किलो मीठा मंदिर में जाके बांटना, उसमें से 10 किलो खुद रख लेते हैं और 40 किलो अपने स्टोर में बांट देते हैं। जबकि सवामनी का कंसेप्ट ये है कि आपको एक दाना भी उसमें से नहीं खाना है। ओके सारा का सारा प्रसाद आपको मंदिर में या बाहर ही आपको किसी ना किसी को बांट कर आके आना है। और यदि किसी की सवामनी आपके घर पे आ जाती है, सर उसके बेनिफिट्स देखो। हम किसी सवामनी, आपने कभी सवामनी के बारे में सुना है? हाँ सर, ये सुना है सवामनी का प्रसाद, इतना ही जानता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं जानता। मन का मतलब क्या होता है? 40 किलो। एक मन में 40 किलो होते हैं और सवा मन का मतलब होता है 50 किलो। अक्सर हम लोग अपने कोई हमारी इच्छा पूर्ति हो जाती है या हम किसी समस्या से बाहर आ जाते हैं तो हम ये बोलते हैं कि 50 किलो का प्रसाद हम बांटेंगे। तो यदि आप कुछ भी हो सकता है प्रसाद, वो कुछ भी मीठे में कुछ भी बांटा जाता है, लड्डू बांटे जाते हैं, बूंदी बांटी जाती है, जलेबी बांटी जाती है। तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि हम अपने मेहंदीपुर बालाजी का सुना होगा,
सालासर बालाजी के बारे में सुना होगा, खाटू श्याम जी के बारे में सुना होगा, तो वहाँ पे लोग सवा मनी जाके करके आते हैं। तो उसमें से 10 किलो प्रसाद तो खुद रख लेते हैं और 40 किलो बांट देते हैं। तो जो प्रसाद खुद का खा ली 100 मनी लगी नहीं ना। आपने कितना किलो प्रसाद बांटना था? 50। उसमें 10 किलो आपने खुद खा ली तो कितना बटा? 40 ही बटा। तो 50 किलो कहाँ पूरा हुआ? तो मतलब उस 50 किलो में आपको एक दाना भी खुद ने खाना नहीं है। और यदि आपको खुद को खाना है तो 2 किलो एक्स्ट्रा बनवाइए। बिल्कुल सही बात है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? बिल्कुल सही यदि आपको 10 किलो खाना है तो 10 किलो 50 किलो से ज़्यादा हो जाए तो वो आप घर पे रखिए ना। यदि आपने कहा है कि ये मेरा काम पूरा हो जाए और मैं ये 50 किलो बांटूंगा, तो बंटा तो नहीं ना वो आपने, वो तो आपने खुद ने खा लिया। सही बात है। तो और वैसे ही किसी की सवा मनी आपके घर पे आ जाए तो भी आपको वो प्रसाद खाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसने अपना मंगल उतारा है। ओके। उसने अपना मंगल उतार दिया और उसका उतर गया और आपके सिर पे चढ़ गया। तो वो मंगल नहीं है, वो अमंगल है एक्चुअली। मैंने आपको ये कहने की बात है। तो मंगल आपका अमंगल हो जाएगा। तो आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान में रखना है। छोटी छोटी बातें हैं, यदि आप इन बातों को ध्यान में रखते हैं तो इसी प्रकार से मान लीजिए किसी का बुध नीच का है तो लोग जैसे अभी आपको बोला गया कि आपका बुध खराब है, मान लीजिए किसी ने आपको बता दिया, तो उसने क्या बोल दिया कि आपको हरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए। आपका यदि बुध खराब है तो हरे रंग के कपड़े आपको अवॉइड करने चाहिए ना। ठीक है, आप मेरी बात समझिए। मैंने वो क्या बोला है कि शत्रु और मित्र का एक कंसेप्ट है। आपको शत्रु ग्रहों को अपने से दूर करना है और मित्र ग्रहों को अपने पास में लेकर आना है। आपको ये चेक करना है कि 9 में से कौन से ऐसे 5 ग्रह हैं जो मेरे मित्र हैं, या कौन से ऐसे 6 ग्रह हैं जो मेरे मित्र हैं, और कौन से 3 ग्रह ऐसे हैं जो मेरे शत्रु हैं। यदि आप उनके कपड़े पहनने लग गए, उनके दिनों में काम करने शुरू लग गए, वो तो पहले ही नहीं चाहते ना कि आपके काम हो जाए, आपके काम नहीं होने चाहिए। तो आपको उन फल फ्रूट से दूर रहना है, उन कपड़ों से दूर रहना है, उन दिनों से दूर रहना है जो आपके शत्रु ग्रह हैं। और यदि देखिए ऐसे आपने देखो सुना होगा कि एस्ट्रोलॉजी में उच्चता और नीचता का कही जाती है कि सूर्य जो है वह तुला राशि में नीच का है और शनि मेष राशि में नीच का है। अब एक आदमी जातक का बहुत अच्छा काम चल रहा है क्योंकि उसकी सूर्य की दशा चल रही थी, सूर्य उसका उच्च का बैठा था और वैसे ही उसके साथ में उसका शनि नीच का बैठा था। जैसे ही उसकी सूर्य की दशा खत्म हुई और शनि की दशा शुरू हुई, उसका बैन बनना शुरू, क्योंकि शनि महाराज जी आगे चलता चलाया काम उसका ठप पड़ गया। और जो भी काम करने जा रहा है काम नहीं हो रहा है। आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए और आपने क्या बोल दिया, अरे भाई तेरे पे तो तंत्र हुआ है, तेरे पे तो ब्लैक मैजिक हुआ है, तेरे भाई नहीं कर रखा है। अरे भैया आप पहले समझिए कि अब आपके जो समय है वो अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि अब कौन सा ग्रह चल रहा है, शनि। और शनि आपकी कुंडली में क्या बैठा हुआ है, नीच का बैठा हुआ है। और जब भी शनि क्या कोई भी ग्रह, यदि बुध का नीच का है, शुक्र का नीच का है, यदि वो उसकी ग्रह की दशा या मान दशा चल पड़ी तो तंत्र मंत्र नहीं है। पहले आप अपनी एस्ट्रोलॉजी देखिए। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ, यदि आपकी प्रश्न कुंडली में 8वें घर में कहीं शनि, राहु, केतु, मंगल आ गए तो इसका मतलब आपके ऊपर तंत्र क्रिया की हुई है। लेकिन उससे पहले हमें ये देखना है कि आप जनरली एस्ट्रोलॉजी भी आपके ऊपर ऐसा तो नहीं कि गलत समय आपके ऊपर गलत समय चल रहा हो सकता है कि एक छोटा सा उपाय आपकी लाइफ में वो सारे चेंजेस ला दे जो आप चाहते हैं। सर मांगलिक के ऊपर थोड़ा सा और डिटेल में बताओ आप। जैसे आपने मांगलिक को भी एक्सप्लेन किया, मांगलिक जो लोग हैं, कई लोग इनको मतलब उस नज़र से देखते हैं मुझे मांगलिक है, मांगलिक दोष के उससे जही जाना जाता है। अब जैसे आपने मेरी कुंडली देखी आती तो आपने बोला मांगलिक, तो मेरे को क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए एक मांगलिक को? देखिए मांगलिक 4 प्रकार का होता है। यदि मंगल 4थे घर में हो, मंगल 8वें घर में हो। सर लाइव आज मैं आपको अपनी कुंडली दिखा रहा हूँ जी दीपक कुमार जी। तो सबसे पहले बताइए आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 31 जुलाई। टाइम ऑफ बर्थ 12:06 दोपहर में। 12:06 दोपहर में। और प्लेस ऑफ बर्थ क्या आपका? दिल्ली। ठीक है, चलिए आपके मैं डेट ऑफ बर्थ बताता हूँ। देखिए अभी तक ना भारत में न्यूमरोलॉजी अभी इन दिनों में बहुत फेमस हो रही है। तो आप देखेंगे कि हर दूसरी रील एक न्यूमरोलॉजिस्ट बना कर आ रहा है। तो मैं बताना चाहूँगा कि न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी का 5% ही है। आप देखिए कि न्यूमरोलॉजी में किसकी बात की जाती है, एक से लेकर 9 नंबर्स की और 9 ग्रहों की बात की जाती है। वो ऐसे चलती है ना सर, जैसे मेरा 31 है तो 3 + 1 4 है ना। तो आप देखिए ना कि 4 में कितने लोग पैदा हुए हैं। तो जबकि और आपका जन्म 4 में ये भी नहीं पूछा जाता कि आपका जन्म कहाँ हुआ है, कौन से शहर में हुआ है, उसका लैटीट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, कितने बजे आप पैदा हुए हैं। तो इसका मतलब 4 को 4 करोड़ लोग पैदा हो गए, 40 करोड़ लोग पैदा हो गए, तो सबका क्या एक ही जैसा होगा, समय चलेगा? ऐसा नहीं है। जबकि लोगों के बारे में ये भी कहा जाता है कि आपका 4 डेट ऑफ बर्थ है तो इस साल शनि का है, अगला साल मंगल का है। तो इसमें मैं आपको कहना चाहूँगा कि यह जो न्यूमरोलॉजी है ये किसी भी भारतीय ऋषि के द्वारा नहीं लिखी गई है। यह कीरो के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा सर? कीरो एक एस्ट्रोलॉजी समझने के लिए भारत में आया था और उसकी एस्ट्रोलॉजी पल्ले नहीं पड़ी। तो उन्होंने न्यूमरोलॉजी बना दी। उसने न्यूमरोलॉजी लिख दी अंक क्या बोलते हैं उसकी सहायता से, जो लोशो है चाइना में।
और ऐसे ही भारत में जितने भी न्यूमरोलॉजिस्ट जो अभी न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं, उन्होंने भी एस्ट्रोलॉजी सीखने की कोशिश की थी और उनके भी एस्ट्रोलॉजी पल्ले नहीं पड़ी। क्योंकि आसान विद्या है ना, छोटी विद्या है, इस पे रिले बनाना आसान है कि आपका डेट ऑफ बर्थ 4 है तो आपका साल कैसा होगा, इसका 8 साल कैसा होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप ये बताइए कि बिना एस्ट्रोलॉजी के आप न्यूमरोलॉजी कर सकते हैं? एस्ट्रोलॉजी मेरी नज़रों में भी एस्ट्रोलॉजी ही बड़ी है। एस्ट्रोलॉजी ही बड़ी है ना। देखो, आप एक यूएसए से आए हैं और आपके बच्चे का जन्म अपोलो के दिल्ली हॉस्पिटल में हुआ। आप बंगाल से आए हैं, आपका जन्म दिल्ली के हॉस्पिटल में अपोलो में हुआ, और आप दिल्ली के ही हो, दिल्ली के बंगाल के हॉस्पिटल में, तो भी आपका भाग्य अलग अलग होगा, जबकि आपका समय एक है और आपका डेट ऑफ बर्थ भी एक है और आपका बर्थ समय भी एक ही है। एस्ट्रोलॉजी एक बहुत डीप एंड विद्या है, एक साइंस है, और हमने अपनी साइंस को तो ठुकरा दिया और हम चल रहे हैं न्यूमरोलॉजिस्ट के पास। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि आप न्यूमरोलॉजी सिर्फ इतनी काम करती है कि आपका एटीएम पिन क्या होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर क्या होना चाहिए, आपके सिग्नेचर कैसे होने चाहिए, आपका नेम नंबर कैसा होना चाहिए। मैं भी वो चीज़ करता हूँ और मैं भी इसको फॉलो करता हूँ, लेकिन आप अपनी लाइफ के अहम फैसले एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ही ले सकते हैं। न्यूमरोलॉजी आपको कभी नहीं बताएगी आपका शुक्र उच्च का है या सूर्य नीच का है। देखिए, इसमें 9 ग्रह हैं। 9 ग्रह बहुत छोटा एक एरिया है। जो हमारा पूरा सौर मंडल है उसमें उसको 9 ग्रहों को 12 राशियों में बांटा गया है। फिर 12 राशियों को 27 नक्षत्रों में बांटा गया है और 27 नक्षत्रों को फिर 4 चरणों में बांटा गया है। आपने कभी सोचा कि 108 की माला क्यों होती है? नहीं सर। आप करते हैं 108 की माला करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, 108 बार लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि 27 नक्षत्र और उनके 4 चरण, तो 27 चौका 108। तो इसका मतलब आपने पूरे ब्रह्मांड की यात्रा कर ली, जैसे आपने परिक्रमा कर ली, जैसे आपने किसी भी देवता का 108 बार नाम लिया। बहुत बढ़िया सर। तो ऐसे ही आपने कभी सोचा है कि फीमेल को 27 दिनों के बाद ही 28 दिनों के बाद ही पीरियड्स क्यों आते हैं और महीना 30 दिन का क्यों होता है? क्योंकि सुनिए, मैं बताता हूँ, चंद्रमा के 27 नक्षत्र होते हैं। जैसे ही चंद्रमा अपने 27 दिन का सर्किल पूरा कर लेता है पृथ्वी के चारों दिन, तो वह अब उसका समय पूरा हो जाता है। तो उसी प्रकार से फीमेल्स को 27 दिन के बाद पीरियड्स आते हैं। और महीना फिर 30 दिन का क्यों होता है? कि जैसे ही चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ डिग्री पूरी करता है, अपनी सर्किल पूरा करता है, तो पृथ्वी भी उस दौरान सूर्य का चक्कर लगा रही होती है। तो पृथ्वी भी 3 डिग्री आगे चली जाती है। तो फिर वापस चंद्रमा को उसी पॉइंट पर आने के लिए 3 दिन और चलना पड़ता है। तो 27 और 3 दिन मिला के यह 30 दिन बनते हैं। तो इसलिए महीना 30 दिन का होता है। और फिर साल में 12 महीने क्यों होते हैं? जब पृथ्वी पूरी चंद्रमा पूरा पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा लेती है, तो उतने दौरान के अंदर चंद्रमा पृथ्वी के 12 चक्कर पूरे कर लेता है। तो इसी प्रकार से साल में 365 दिन होते हैं, महीने में 12 दिन, साल में 12 महीने होते हैं और एक महीने में 30 दिन होते हैं। और यह पूरा सर्किल जो है ये 360 दिन का होता है। अब महीने में 7 दिन क्यों होते हैं? एक दिन में 24 घंटे क्यों होते हैं? यह भी एक पूरी साइंस है, जिसमें इसमें आपको फिर बताना चाहूँगा, अभी आपका चार्ट देखने से पहले, कि हमारे जो ऋषियों ने ये बताया था कि 24 होरा होती हैं एक दिन में। तो जो इंग्लिश कैलेंडर बनाए 24 होरा से इन्होंने क्या निकाला? 8 घंटे, कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। जबकि हमारे ऋषियों ने ये बताया था कि सूर्य उदय से लेकर नेक्स्ट सूर्य उदय तक 24 होरा होती हैं। तो 24 होरा को इन्होंने 24 घंटों में तब्दील कर दिया। तब हमारे ऋषियों ने ये बताया था कि ये घटी होती है, ये घटी में 60 पल होते हैं और एक पल में 60 विपल होते हैं। तो इन्होंने क्या कर दिया, 1 घंटे में 60 सेकंड होते हैं और 1 सेकंड में 60 मिली सेकंड, या जिस प्रकार से इन्होंने बना दिया। तो मेरे ये पूरी की पूरी साइंस हमारे ही द्वारा लिखी गई है। और जबकि हमें लगता है कि ये कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर है, भैया जो जितना भी ग्रेगोरियन ये कैलेंडर बना हुआ है ये हमारी भारतीय ऋषियों के द्वारा डेवलप किया हुआ है। लेकिन हम अपनी बात को प्रेजेंट नहीं कर पाए, क्योंकि पहले हम पे मुगलों ने शासन कर लिया, फिर हमारे ऊपर अंग्रेजों ने शासन कर लिया, और उसके बाद जब से अंग्रेज चले गए, आप देखो कि आपको पता है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग नहीं, आपको पता ही नहीं है। आप जितने भी लोग देख रहे हैं, किसी से पूछ लो, भारत के राष्ट्रीय पंचांग है शक पंचांग, शक संवत। आप सुनिए, शक संवत के नाम से सुना जाता है, जबकि होना कौन सा चाहिए था? विक्रम आदित्य पंचांग। विक्रम जिसे अपने कहते हैं ना, अभी कौन सा साल चल रहा है? आपने अभी तो पता है इंग्लिश कैलेंडर कौन सा चल रहा है आपको? कौन सा चल रहा है? और आपका विक्रम संवत कौन सा चल रहा है? 2081 सॉरी। तो यह इसका मतलब 57 साल पहले एक विक्रमादित्य नाम के राजा हुए थे, उन्होंने कहा था, उन्होंने पूरा का पूरा कैलेंडर को रीडिजाइन कर दिया था। तो यह 57 साल पहले चला गया था। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ था तब विक्रम संवत के अनुसार कौन सा तिथि थी ये लिखी गई है, लेकिन उसके 10 साल के बाद एक कैलेंडर समिति बनी, उसमें इन्होंने शक संवत लिखवा दिया, जो कि उसके करीब 73 साल के बाद आया था। क्योंकि जो अंग्रेज ये चाहते थे
कि भारत इस बात को भूल जाए कि वह विक्रम संवत है। ये हमारे बाद ही बना, इसलिए उनके कहने पे हमने शक संवत अपना राष्ट्रीय कैलेंडर किसे घोषित कर दिया, शक संवत घोषित कर दिया, जबकि होना कौन सा चाहिए था, विक्रम संवत। आप देखो नेपाल का राष्ट्रीय जो पंचांग है वह विक्रम संवत है, और हमारे पंचांग के अनुसार छुट्टी संडे की नहीं होके छुट्टी शनिवार की होनी चाहिए। Okay. और नेपाल में छुट्टी शनिवार की होती है। नेपाल में तो सर हिंदुज्म जो इस लेवल पे है ना, आप सोच भी नहीं सकते हैं। कोई मतलब दर्शक भी नहीं सोच सकते। वहां पे तंत्र भी बड़ा अलग तरीके से चलता है, वहां की ऊर्जा ही अलग है। तो अभी मैं नेपाल में भी जाकर आया हूँ और वहाँ के राजा से भी मिलकर आया हूँ, और वहाँ के जो सबसे बड़े वहाँ के जो जिनको मुकेश अंबानी कहा जाता है वो भी मेरे क्लाइंट है, मैं उनसे भी मिलकर आया हूँ। Okay. और अभी जो इंडिया के जो बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, अभी एक बहुत बड़ा फंड एक बहुत बड़ी कंपनी में लगा 3000 करोड़ के 5000 करोड़ के फंड। तो मेरे ऐसे क्लाइंट भी हैं जो मेरे से पूछ कर लगाते हैं कि आपको कौन से क्लाइंट में पैसा लगाना चाहिए। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आपकी कुंडली देखने से पहले अभी ना एक बहुत बड़ी एक एयरलाइन की कंपनी है, उसमें बहुत बड़ा फंड अभी इन्वेस्टमेंट हुआ है कुछ टाइम पहले। हम किसी का नाम नहीं लेंगे, तो उन्होंने मेरे पास बस मेरे को पता चल गया, अपने किसी का नाम नहीं लेंगे लाइव के अंदर। तो उन्होंने कोई 3000 करोड़ पे इसमें इन्वेस्ट करना था। तो मेरे पास आए, मुझे बोले कि हमें किसी बड़ी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है। तो उन्होंने मेरे को विजय माल्या जी की एक कुंडली दे दी मेरे को। तो जैसे ही उन्होंने मेरे को अब मुझे तो पता नहीं था ना, आपका नाम कोई भी हो सकता है, कुंडली किसी की हो सकती है। तो बोले कि सर हम एक एयरलाइन कंपनी में जाना चाहते हैं, कि हम जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। तो मैंने बोला कि साहब आप एयरलाइन कंपनी में चले तो जाओ, ये कंपनी शुरू में तो आपको बहुत पैसा देगी, लेकिन लास्ट में ऐसे बर्बाद करके जाएगी कि आप कहीं के नहीं रहोगे। तो ही वॉज शॉक्ड कि यह कुंडली हमारी नहीं है, ये कुंडली किसकी है, विजय माल्या की। और उनके टेस्ट साथ कर रहे थे वो मेरे को टेस्ट कर रहे थे। तो उनको उन्होंने बताया कि इन्होंने ऐसे कैसे बता दिया। तो फिर उन्होंने मुझसे लॉजिक जानना चाहा कि आपने मुझे ऐसे कैसे बता दिया। मैंने कहा जो एयरलाइन का जो काम है ना, ये वायु तत्व का काम है, और आपके जो वायु तत्व का जो राशियाँ हैं, जो 3, 7, 11 वायु तत्व की राशि है, ये आपके 8वें घर में बैठी है, 12वें घर में बैठी है, और 8वां घर और 12वां घर मोक्ष का कर रहा है। यदि आपका ये काम करेगा तो मतलब पहले तो ये काम आपको क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा कि मेरे को काम, मेरे पास आओ, मैं उसके बाद आपको पैसा भी देगा, क्योंकि आप शुरू में बाहर निकल जाओगे तो नुकसान नहीं होगा ना। तो उसके बाद आपको पैसा देगा, और जैसे ही वो काम चला, आपने पैसा उसमें और इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपको पटक के मारेगा। क्योंकि उनके ऊपर जो उसकी वायु तत्व की राशियाँ थी, उन पे सभी के सभी क्रूर ग्रहों का उसके ऊपर दृष्टि भी पड़ रही थी। तो तब उन्होंने बोला कि सर अब हमें किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है, तो हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तब मैंने उनको बोला कि आपकी डेट ऑफ बर्थ ये है और उनकी डेट ऑफ बर्थ ये है, तो आप इस कंपनी में आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे ही मैं आपको बताना चाहूँगा, एक मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ। एक मुझे बहुत बड़े मैं एरोप्लेन में जा रहा था, तो आगे मैं बिजनेस क्लास में सफ़र कर रहा था। तो मेरे पास एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बैठे थे, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो मेरे हाथ की वेशभूषा देखे या नक्श वगैरह देखे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कुछ बड़े महात्मा लग रहे हैं, आप क्या करते हैं। मैंने बोला सर मैं कोई महात्मा तो नहीं हूँ, मैं एक सिंपल एक इंसान हूँ और एस्ट्रोलॉजी करता हूँ। अब हर बड़े इंसान के कुंडली में, जो उनके मोबाइल में उनकी कुंडली बनी होती है, जैसे अभी आपने मुझे एक बार में दिखा दिया, आप बड़े आदमी है ना तो वो जाती हुई दिखाता है कि मुझे कोई बात बता दीजिए। अब एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर कभी भी कंप्लीट नहीं बताता है, वो देखता है कि इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है। अब बिजनेस क्लास में बैठा तो आदमी तो बड़ा ही होगा। तो मैंने बोला सर ये आदमी कुंडली तो बहुत बड़े आदमी की है, लेकिन इसको किसी को भी 1000 करोड़ की पेमेंट करनी होती है तो 900 करोड़ तो अकाउंट में होते हैं, 100 करोड़ के लिए इसका दिमाग खराब हो जाता है। आपको किसी को 100 करोड़ की पेमेंट करनी होती है तो 90 करोड़ तो अकाउंट में होते हैं, लेकिन 10 करोड़ के लिए ऐसी हालत हो जाती है, आपको नींद नहीं आती, 10 दिन पैसा इंतजाम नहीं होता है। ही वॉज शॉक्ड। उसने ना अपने फेस पे मास्क लगा रखा था कि मेरे को कोई पहचान ना सके, और उस तरीके से मफलर रख रखा था कि कोई, क्योंकि एक बड़ा सेलिब्रिटी था, एक बड़ा बिजनेसमैन था। बस तुरंत उसने मास्क निकाला अपना और मुझे कहता कि चाचा जी आपके चरण कहाँ पे मुझे बताइए तो मैंने कहा सर ऐसा आपने कहता ये बात तो मैंने आज तक इंडिया में ऐसा कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजर नहीं है जो बड़े से बड़ा एस्ट्रोलॉजर है, उसने मुझे ये बात नहीं बताई। और ये ही समस्या से मैं अभी जूझ रहा हूँ, और उसी काम के लिए मैं इस सिटी में आया था, लेकिन मैं किसी से पैसे मांग नहीं पाता हूँ, और ऐसा ही कुछ हो रहा है। तो कहता सर इसका कोई टोटका या तोड़ बताइए। मुझे बोला कि मेरा नंबर ले लीजिए। मैं कहा मैं आपका नंबर नहीं लूँगा, आप मेरा नंबर ले लीजिए, यदि आपका काम हो जाए तो आप मुझे अपने बारे में बता देना। तो मैंने उसे बोला कि आपको पानी के 10 नलके लगाने हैं, ऐसे नलके जिस पे हैंड पंप से पानी चले। तो उसने जाते लगवा दिए होंगे 10, 12, 15 नलके, और अपना नाम ले लिया। तो उसने मेरा नंबर लिया। उसका 15 दिन या 20 दिन के बाद मेरा फ़ोन आता है कि आचार्य जी मेरा काम हो गया और मैं आपसे मिलने चाहता हूँ। तो तब उसने मुझे अपने बारे में बताया। तब उसको मुझे पता लगा कि वह इंडिया की टॉप 50 कंपनियों में से उसका एक नाम है।
और तब से वो मेरा क्लाइंट बन गया और आज वह कोई भी डिसीजन ले रहा है मेरे से बिना पूछे नहीं लेता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि एस्ट्रोलॉजी एक लॉजिक से काम करती है और हम लोग कहाँ उलझे पड़े हैं कि तेरे को पीपल के पेड़ में ये गाड़ देना चाहिए, उपाय बन रहे हैं और ये काम हो रहे हैं। तो इतना आसान नहीं है। तो मैंने जो इसको सीखा, जैसा आपने बोला कि आप अपने बारे में बताइए, तो मेरे को इसलिए नहीं जानना था कि मैं एस्ट्रोलॉजी बन के लोगों को बताऊं, मुझे इसलिए जानना था कि मैं कैसे करोड़पति बन सकता हूं। आप देखिए कि 15 करोड़ से आप 100 करोड़ का सफर तय कर रहे हो, -15 करोड़ से, -15 करोड़ से 100 करोड़ का सफर तय कर रहे हो। और आप जब देखो दोस्त, एक गरीब से अमीर होना तो आसान है, लेकिन जब आप अमीर से गरीब हो जाते हो ना दोस्त, तो गरीबी दिखी नहीं जाती है। आप एक 5 स्टार होटल में रुकते हो और उसके बाद आप एक 5 स्टार होटल के सामने से गुजर के उसके सामने 1000 रुपये के कमरे में रुकते हो, सब आपका मरना हो जाता है साहब। वो दिन देखे जाने मुश्किल है। तब आंखों में आंसू ऐसे होते हैं जिसमें पानी नहीं होता और अंदर से रोना आ रहा होता है। हाँ, मेरी बात को समझ रहे हैं? मैं अपना दुख, यह दुख और दर्द वही जानता है जिसके ऊपर बीतती हो। तो मैंने एस्ट्रोलॉजी के हर वाई का जवाब जानना कि ऐसा लाइफ में क्यों होता है और इसी पीछे का कारण क्या होता है। लेकिन मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि कोई भी आदमी भगवान नहीं है। काम किसको करना है? काम ऊपर वाले को करना है। एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर सिर्फ आपको एक रास्ता बताता है कि आपको ये करना है या आपको नहीं करना है। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं ऑपरेशन करवाने के लिए, हार्ट का ऑपरेशन करवाने के लिए, आप पहले साइन क्या कर देते हैं? पहले साइन करा देते हैं। पहले साइन करते कि भैया मैं कोशिश करूंगा। क्या कोई डॉक्टर चाहता है कि उसके हाथ से किसी पेशेंट की डेथ हो जाए? सही बात है। चाहता रिस्क है? नहीं लेना चाहता। रिस्क नहीं लेना चाहता। तो हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि जैसे हम एस्ट्रोलॉजर से मिले और आपने क्या कर्म किया 50 सालों में, वो तो आपने किए। एस्ट्रोलॉजर जाए और 5 मिनट में मेरे को एक यंत्र तंत्र कर दे और मेरा काम मेरे को 5 मिनट में अमीर बना दे। ऐसा नहीं होता। ये एक पूरी विधि है, एक पूरी प्रक्रिया है, इसको आपको फॉलो करना है। लोग उपाय नहीं करना चाहिए। किसी को कह दो ना जाके ये 10 दिन तेरे को उपाय करना, सब टाइम नहीं है। आप तो एक ही उपाय बता दो, बस मैं वो कर दूं और मैं भैया आपको पैसे कमाने के लिए जब भेजा गया है तो आपको मानव कल्याण के साथ साथ संजीव कल्याण का काम भी करना पड़ेगा, तभी ये पैसा आपके पास टिकेगा, नहीं तो आपके पास नहीं टिकेगा। बिल्कुल सही बात है। चलिए अब आपसे आपके बारे में बात करते हैं। आपने मुझे बताई कि आपकी कुंडली डेट ऑफ बर्थ है 31/7 और 12:06 दोपहर 12:06 बताया हाँ ना? जी। और आपका जन्म है न्यू दिल्ली। हाँ जी। आपका देखिए, आपका जो लगन है वह शुक्र लगन है और शुक्र लगन का स्वामी 10th हाउस में बैठा हुआ है। तो सबसे पहले तुला लगन है आपका। तो सबसे पहले आपके बारे में समझ लेते हैं कि तुला लगन के लोग कैसे होते हैं। तुला लगन का जो माइंड होता है वो बिजनेस माइंड होता है। उनको हमेशा उनके दिमाग में चलता था कि मैं अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाऊं, अपने काम को कैसे बढ़ाऊं। तुला, आपने देखा होगा तुला की जो राशि है उसका जो साइन है ना वह बैलेंस है, तराजू है। तो वह लाइफ में ना अपनी लाइफ में कैसे चीज़ों को बैलेंस करना है उसको अच्छे से पता है, बिजनेस को कैसे बढ़ाना है उसको अच्छे से पता है। वह तुला लगन का आदमी, तुला राशि का आदमी कभी भी किसी के अंडर में ज़्यादा देर नौकरी नहीं कर सकता, चाहे कोई भी है, चाहे कैसा भी। राशि तो सर लेकिन मेरी सिंह है। आपकी राशि में लगन की बात अच्छा, लगन की आपकी मैं क्या बोल रहा हूँ, तुला लगन हो चाहे फिर तुला ठीक है, राशि हो, ठीक है। वह आदमी ज़्यादा देर किसी के अंडर में काम नहीं कर सकता क्योंकि उसको अपना बिजनेस बढ़ाना है। ये किन प्रकार उसको आगे लाइफ में बनना है, चीज़ों को बैलेंस करके भी। ऐसा आदमी अपने परिवार को भी बैलेंस करता है, अपनी बिजनेस लाइफ को भी परफॉर्म करता है, और लेकिन उसका ख्वाब हमेशा ये रहता है कि मैं कैसे बिजनेस को बढ़ूँ। और आपको पता है कि संबंधों की राशि कौन सी होती है? नहीं। तुला राशि। तो तुला राशि आपके लगन में बैठी हुई है, तो इसका मतलब आप संबंधों को हमेशा ख्याल में रखेंगे। आप ऐसे आदमी होंगे जो आप चाहते हैं कि मैं रिश्तों को लॉन्ग टाइम तक कैसे निभाऊं। अब आपका तुला राशि का जो मालिक है शुक्र, वह आपका 10th हाउस में जाके बैठ गए। मतलब 10th हाउस में जाके बैठना, 10th हाउस किसका है? प्रोफेशन का, वर्क एल्कोहल का। तो मतलब वर्क एल्कोहल आपके ब्लड के अंदर है। आपको हमेशा ही लगता है कि मैं काम करता रहूं, फ्री रहना ऐसे आदमी को पसंद नहीं रहता है। ऐसा आदमी रात को 11 बजे भी चला जाएगा, तभी भी वाइफ को कोई ना कोई काम करता ही मिलेगा। अब बात करते हैं इच्छा पूर्ति की, कि मैं काम करूं, मेरे काम पूरे होंगे या फिर नहीं होंगे। अब आपका तुला लगन है और 11वें हाउस जो इच्छा पूर्ति का हाउस है, वहाँ पे चंद्रमा और गुरु 2 ग्रह बैठे हुए हैं, और 10th हाउस में आपके 3 ग्रह बैठे हैं, शुक्र, सूर्य और बुध। अब यदि शुक्र 10th हाउस में बैठा हो, इसका मतलब जैसे आपने देखो कितना शानदार इस ऑफिस को मेंटेन किया हुआ है। ऐसे लोग अपने ऑफिस को शानदार मेंटेन करते हैं, बड़े बड़े लोगों से इनके रिलेशन होते हैं। सूर्य मतलब ऐसे लोगों का पॉलिटिशियन, IAS IPS ऑफिसर से रिलेशन होता है। बुध यानी कि ऐसे लोग अपनी वाणी से पैसा कमाते हैं। आप पॉडकास्ट कर रहे हैं तो आप क्यों पैसा कमा रहे हैं? क्योंकि बुध जो आपकी वाणी का कारक है वह आपके 10th हाउस में बैठा हुआ है। यदि आप इसी से रिलेटेड को प्रोफेशन करते हैं तो अब इस बात में कोई डाउट ही नहीं है कि आप इससे पैसा कमाएंगे। अब बात कीजिए, आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, आप वाणी से कमा रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि जैसा कि मैंने आपका पॉडकास्ट देखा, मोस्टली पॉडकास्ट आपके तंत्र या
ऐसे कुछ क्रियाओं से जुड़े हुए हैं। क्या आपको पता है तंत्र की या हॉरर की जो राशि है वो कौन सी है? राहु। वृश्चिक। वृश्चिक। और वृश्चिक राशि आपके कहाँ बैठी हुई है? सेकंड हाउस में। तो सेकंड हाउस किसका होता है? पैसे का होता है, वेल्थ का होता है। तो मतलब अब आपको पैसा कहाँ से आएगा? आपको पैसा वहीं से आएगा जब आप हॉरर की, तंत्र की, मंत्र की ऐसी बातें करेंगे, आप इलीगल काम करेंगे, आप 2 नंबर का काम करेंगे तो पैसा आएगा। आपको पेट्रोलियम से पैसा आ सकता है, आपको पैसा माइनिंग से आ सकता है, जो ज़मीन के नीचे कुएं हैं, कच्चे तेल से आपको पैसा आ सकता है, आपको कंस्ट्रक्शन से पैसा आ सकता है, आपको एस्ट्रोलॉजी से पैसा आ सकता है, आपको गुप्त विद्याओं से पैसा आ सकता है। तो मतलब आप वैसे ही आप काम कर रहे हैं। और आपका इच्छा पूर्ति कहाँ से होगी? इच्छा पूर्ति के खाने में 11 नंबर में कौन सी राशि बैठी है? आपकी सिंह राशि बैठी है, जो आपकी राशि भी है। और वहाँ पे चंद्रमा ग्रह भी बैठा है, और वहाँ पे चंद्रमा का परम मित्र गुरु भी बैठा है। आपको पता है कि 9 के ग्रहों में से चंद्रमा मात्र एक ही ग्रह के साथ कंफर्टेबल है। वह किसके साथ? सिंह। गुरु के साथ। गुरु के साथ में चंद्रमा जब भी बैठ जाता है, आदमी कितना ही टाइट हो जाए, पैसे तो भी आदमी के पास आते रहते हैं। तो आपका सिंह राशि में चंद्रमा बैठा हुआ है गुरु के साथ में, तो यह एक प्रकार का महालक्ष्मी योग है। आपके लाइफ में कभी पैसे की आपकी समस्या नहीं रहेगी। और ऊपर से 11वें भाव का संबंध तीसरे हाउस से बन रहा है। अब तीसरा हाउस किस चीज़ का है? तीसरा हाउस जो हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, आप देख लेना आपके जो अब वहाँ पे गुरु की राशि बैठी है। गुरु का काम क्या है? किसी भी काम को एक्सपेंड कर देना, बहुत तेज़ी से उसको बढ़ा देना। यह काम राहु का भी है और यह काम गुरु का भी है। आप चेक करना कि आपके पॉडकास्ट में जो फॉलोअर बढ़ेंगे वो एकदम से बढ़ेंगे, और यदि कम होंगे तो भी एकदम से डाउन होंगे। आप अपना ये जो पॉडकास्ट का काम है, ऑनलाइन का काम आप क्यों करना चाहिए? क्योंकि आपके 11वें घर का संबंध सीधा कौन से घर से बन रहा है? तीसरे घर से बन रहा है। तीसरा क्रम आपके पराक्रम का है, तीसरा क्रम आपके शौर्य का है, तीसरा क्रम ऑनलाइन काम का है, तीसरा क्रम पॉडकास्ट का है, यूट्यूब का है, फेसबुक का है, इंस्टाग्राम का है, इन्फ्लुएंसर का है, कॉन्ट्रैक्टरशिप का है, प्रिंटिंग प्रेस का है, जो छोटी मोटी यात्राएँ हैं ये है, जो आपकी सिग्नेचर है इसका है, आपकी हैंड राइटिंग है वो है, छोटे भाई बहन है ये है। तो आपको इन सब इनमें से कोई भी काम कर लेते हैं तो आपको क्या होगा? फ़ायदा होगा। और आप वही काम कर रहे हैं, और आप देखिए आप किसी प्रकार से अपना नेम एंड फेम कमा रहे हैं। अब यदि मैं आपकी कुंडली देखूं तो आपके 9 में से 6 ग्रह तो आपके फेवर में बैठे हैं, लेकिन 3 ग्रह ऐसे भी हैं जो आपके साथ में नहीं बैठे। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि 3 ग्रह से, चाहे वो मुकेश अंबानी है तो भी आपके 3 ग्रह आपके खराब चलेंगे। आपका मंगल 8वें घर में बैठा हुआ है, शनि आपका 4थे घर में बैठा हुआ है, और इसके साथ में जो आपका राहु और केतु बैठे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन राशि इनकी नीच की है। और ये मैं देखूं तो चंद्रमा भी कहीं ना कहीं 11वें घर में 50% ही जल देता है। बचा तो हुआ है क्योंकि आपका गुरु के साथ में बैठा हुआ है। तो 2 ग्रह तो आपके बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, शनि 4थे घर में और मंगल 8वें घर में। बाकी तीसरे घर को ढूंढने में मेरे को थोड़ी परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि वो कहीं ना कहीं अच्छे भाव में बैठे हुए हैं। थोड़ी राशि खराब है, तो मोटा मोटा भी समझो 2.5 ग्रह ही आपके खराब बैठे हुए हैं। यदि आप इन 2 ग्रहों को भी अपने साथ में कर लेते हैं तो आप अपनी लाइफ में वो कुछ अचीव कर सकते हैं जो आपने भी सोचा नहीं है। अब मैं बात करता हूँ आपकी दशा कौन सी चल रही है। अभी आपकी दशा चल रही है चंद्रमा की मान दशा, और इसके ऊपर शनि की दशा नहीं है, इसके ऊपर मंगल की दशा है, मंगल की नज़र पड़ रही है, और गुरु इसके साथ में बैठा हुआ है। अब मंगल की 4थी दृष्टि पड़ने के बावजूद गुरु उसकी वहाँ पे बचत कर रहा है। अब एक कई बार किसी कुंडली में जातक में तलाक के योग होते हैं, लेकिन यदि गुरु ग्रह की दृष्टि वहाँ पड़ जाए या गुरु ग्रह की सपोर्ट उसको मिल जाए तो उसका तलाक नहीं होता है। अब मंगल ग्रह की 4थी दृष्टि को अच्छी दृष्टि नहीं माना गया है, 8वीं दृष्टि को सबसे बुरी माना गया, लेकिन 4थी भी अच्छी दृष्टि नहीं मानी गई है। लेकिन वह भी आपका ज़्यादा कुछ खराब नहीं कर रही, क्योंकि वहाँ पे चंद्रमा और मंगल का जो दोनों का संयुक्त मित्र है वह गुरु वहाँ पे बैठ गया है। अब मान लीजिए कि आपका सामने वाले से झगड़ा हो गया है, ना वो आपको देख के राजी है ना आप उसको देख के राजी हैं। जैसे भी कुछ टाइम पहले विवेक बिंद्रा जी का और महेश्वरी जी थे ना, उनके बीच में हो गया था। तो हम झगड़ा कैसे मिटेगा? हमें एक वैसे बंदे को साथ में बिठाना पड़ेगा जो दोनों का मित्र हो, और दोनों जने उसकी बात को सुनते भी हों, तभी तो झगड़ा खत्म होगा ना। और तभी तो क्या करें, मैंने आपको बोल दिया चुप करो, आप चुप करो। तो ऐसे ही 2 शत्रु ग्रहों के बीच में एक मित्र ग्रह भी होता है। यदि वह वहाँ पे जाके बैठ जाए तो दोनों के झगड़े को खत्म कर देता है। अब मान लीजिए कि सूर्य शनि आपकी इकट्ठे बैठे हुए हैं, अब पितृदोष बना दिया, और आप चाहते हैं कि पितृदोष भी खत्म हो जाए, मैं पूजा भी करूँ, आगे आने वाले टाइम में इसकी परेशानियाँ मेरे पास नहीं आए। तो सूर्य और शनि ग्रह का मित्र कौन है? बुध और गुरु। यदि वहाँ पर हम बुध और गुरु को बीच में बिठा देते हैं तो सूर्य और शनि का झगड़ा समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही आपका मंगल 4थी दृष्टि से चंद्रमा को देख तो रहा है, लेकिन बीच में कौन बैठा हुआ है? गुरु बैठा हुआ है। तो इसके कारण से आपकी बचत हो रही है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं बता रहा हूँ कि ये मंगल की दशा कब से शुरू हुई है आपकी?
ये चंद्रमा की महादशा, तो चंद्रमा की महादशा आपकी 22 में शुरू हुई है, तो यह आपको पैसा 2022 के बाद लास्ट से आपको एकदम से, क्योंकि 8वें घर का संबंध आप किससे हो गया, 11वें घर से हो गया, तो आपको एकदम से पैसा आएगा भी और कभी कभी एकदम से पैसा जाने के योग भी आपकी कुंडली में बन सकते हैं। आपको चेक कर लीजिए। और इन दिनों में 2022 के बाद से आपकी यात्राएं बहुत हुई होंगी, आपकी ट्रैवलिंग बहुत हुई होगी, और मदर हैं आपकी, तो यह मदर का भी योग है। तो इन दिनों में आपकी मदर को भी कोई प्रॉफिट हुआ हो या मदर के माध्यम से आपको प्रॉफिट हुआ हो, ऐसा भी योग है। और अब आपकी देखिए, अब आपकी कुंडली क्या कहती है कि चंद्रमा की महादशा चल रही है। चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है, 11वें घर में। यदि आप मुझसे पहले मिलते तो हमको मैं क्या बोलता, चांदी में पैसा इन्वेस्ट कर दो, आपकी चांदी ही चांदी हो जाएगी। और अभी भी आपका समय चांदी का है, चांदी ही चांदी हो जाएगी, क्योंकि 10वें घर का मालिक कहाँ बैठा हुआ है, 11वें घर में बैठा हुआ है। उसके ऊपर शनि की दृष्टि नहीं पड़ रही है, मतलब किसी भी पाप, एक मंगल की दृष्टि पड़ रही है, लेकिन मंगल चंद्र गुरु के कारण से वहाँ पे उतना प्रभाव नहीं देता है। और मैं बात करूँगा अंतदशा की। अंतदशा आपकी राहु की चल रही है, अभी शुरू हुई है पिछले 6 महीने से। अब राहु भी कहाँ बैठा हुआ है, उचका होके तीसरे घर में बैठा हुआ, पराक्रम के भाव में बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ पर राशि कौन सी, नीच की राशि आ गई है। तो अब राहु आपको 50% रिजल्ट देगा। आप मेरी बात को समझ रहे हैं, आपको राहु क्या देगा, 50। आपके फॉलोअर तो बहुत अच्छे बढ़ जाएंगे, लेकिन यदि आप पॉडकास्ट कर रहे हैं तो उतनी रेवेन्यू नहीं हो पाएगी जितनी रेवेन्यू आप चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे राहु ने क्या कर दिया, अपने आप को आधा कर दिया। तो एक प्रॉफिट कहाँ से दे रहा है, एक तरफ से दे रहा है। अब आप पूछेंगे इसका सबसे अच्छा उपाय क्या, इसका सबसे अच्छा उपाय ये है कि आपको, राहु कहाँ बैठा हुआ है, धनु राशि में, और धनु राशि किसकी है, 1, 5, 9 धर्म की राशियाँ हैं। राहु मैंने सफाई का सामान, टॉयलेट का सामान, यदि आप टॉयलेट का सामान मंदिर में पहुंचा देते हैं तो राहु जो 50% आपको खराब कर रहा था वह आप क्या करना शुरू कर देगा, अच्छा शुरू हो जाएगा। अब आप 100% आपके साथ में हो जाएगा, क्योंकि आपने झाड़ू का सामान कहाँ दे दिया, मंदिर में पहुंचा दिया। अब आपको देखा मैंने, आपके सामने मंदिर है, तो आप मंदिर की सफाई करना शुरू कर दीजिए, मंदिर की झाड़ू निकालना शुरू कर दीजिए। और दशा किसकी चल रही है, चंद्रमा की। चंद्रमा का मतलब क्या, पहाड़, पानी, गंगा मैया। अब आप छोटी छोटी यात्राएं करना शुरू कर दीजिए, गंगा पे स्नान करना शुरू कर दीजिए, गंगा जल से रोज नहाना शुरू कर दीजिए, अपनी मदर के पाँव छूने शुरू कर दीजिए, तो आपका चंद्रमा क्या हो जाएगा, और एक्टिव हो जाएगा। जो आपको प्रॉफिट 10 लाख का मिल रहा है, मान लीजिए वह प्रॉफिट बढ़ के 50 लाख या 1 करोड़ हो जाएगा। आपका और मेरा दिमाग है, हम आपस में नेगोशिएशन कर रहे हैं किसी भी काम करने के लिए, लेकिन इनको देने वाला उसका दिमाग है क्या, उसका दिमाग नहीं है। सब कॉन्शियस माइंड का दिमाग है क्या, नहीं है। दिमाग किसका है, कॉन्शियस माइंड का है। और कॉन्शियस माइंड कितने % है, 7% है। और जो सब कॉन्शियस माइंड वो कितने % है, 93% है। दोस्त, हम लोग, मुझे अक्सर लोग आकर पूछते हैं, मैं लोगों को बोलता हूँ कि आप मेरे बताए हुए जोन में मर्सिडीज कार लगा दो, आपको मर्सिडीज कार मिल जाएगी। या मेरे बताए हुए जोन में लिखे रख दो कि मुझे 100 करोड़ रुपये कमाने हैं, मैंने लिखे और मैंने कमाए। आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए, क्योंकि दिमाग दोस्त आप में और मेरे में है, सब कॉन्शियस माइंड में नहीं है। जो देने वाले के अंदर दिमाग नहीं है, वो तो इतना पैसा देने को तो रेडी बैठा, उसने, आपने तो अपनी इच्छा उसको बतानी है कि भैया मुझे क्या चाहिए। आप ये सोचो कि आज ही मैं सोचूं और कल आप ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं होता। सीक्रेट मूवी देखिए ना, आप एक बार देख लीजिए कि उसके अंदर जो आपका अल्लाह दीन का चिराग कौन है, ये आपकी कुंडली बताती है दोस्त कि आपका अल्लाह दीन का चिराग कौन है। वो हर व्यक्ति के पास है। आपका अति मित्र देवता कौन सा है, आपका अति मित्र पौधा कौन सा है, आपका अति मित्र जोन कौन सा है, जहाँ पे आप बैठकर आपको काम करना है। आप देखें ना कि दुनिया में एस्ट्रोलॉजर की कमी है क्या, वास्तु स्पर्श की कमी है क्या, क्यों लोग खींचे चले आ रहे हैं। सही बात है। कहीं ना कहीं इस, मतलब कि मैंने उन चीज़ों को फॉलो किया है ना। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अभी आप इससे कितने रिलेट कर रहे हैं, ये तो आपको देखना है। आपके बारे में और बताता हूँ, चीज़ों के बारे में बताता हूँ। ये घर आपका खुद का जहाँ पे अपने काम कर रहे हैं, नहीं, या अभी आप देखिए कि जहाँ पे आपका जन्म स्थान होगा वहाँ पे उसके आसपास ब्यूटी पार्लर या सैलून होने के योग है। वहाँ पे दुर्गा माता जी का या किसी भी माता जी का मंदिर, ये मंदिर आपको हमेशा मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आप कहीं मत चले जाना। यहाँ पे भी सामने मिला आपको, आपके घर के पास में पार्क भी मिलेगा आपको, घर के पास में बच्चों का, छोटे बच्चों का ट्यूशन सेंटर या फिर ATM भी मिलने के योग है। और ऐसा भी हो सकता है कि जो भी आपको घर मिले, या तो वह पूर्व खुलता होगा या फिर वह पश्चिम खुलता होगा, इस बात का भी पूरे योग है। आपके 1, 5, 9 आपके फेस पे तिल का निशान होगा, वो सामने दिख रहा है। आपकी नाभि के पास भी तिल का निशान होगा और आपकी थाई के पास भी तिल का निशान होगा, आप चेक कर लेना। आप अपने घर में जब भी कभी बड़ा फंक्शन या हाई वॉल्यूम म्यूजिक बजाएंगे तब आपको दिक्कत आएगी। आपके लिए मंगलवार का दिन अच्छा दिन नहीं है, और आपको कहीं ना कहीं रेड कलर सबसे ज़्यादा अच्छा लगता होगा। क्यों अच्छा लगता होगा, क्योंकि मंगल आपका खराब है, आपके मांगलिक है। आपके 7वें घर का मालिक 8वें घर में बैठा हुआ है वृषभ राशि में। तो आपकी जो मैरिज लाइफ है, कहीं ना कहीं आप में से एक जना कम रोमांटिक भी हो सकता है, ऐसा आपकी कुंडली दिख रही है, बता रही है। तो मुझे नहीं पता, आप चेक कीजिएगा। हाँ।
तो इसमें ऐसा होता है। और ऐसा भी हो सकता है कि कभी छोटी छोटी बात पे आपस में कोई मन मुटाव हो जाए, ऐसा भी हो सकता है कि कहना कि तू मैं दोनों के बीच में चलती रह सकती है, लेकिन प्यार रहेगा, क्योंकि 7वें घर का मालिक कहाँ बैठा है, 8वें घर में बैठा हुआ है, और 8वें घर का मालिक शुक्र है वह आपका 10वें घर में बैठा हुआ है। तो इसका मतलब ये भी है कि आपकी वाइफ आपके साथ में काम करे या आपके काम में आपकी सहायता करे, ऐसा भी हो सकता है। और इन दिनों में आप यदि धार्मिक यात्राएं करें, बड़ी बड़ी धार्मिक लंबी धार्मिक यात्राएं करें, तो पैसा गिनने की मशीन आप अपने घर में लगा लेना। लगा दी सर, वो तो मैंने पहले ही। तो ये है, ये आपकी एस्ट्रोलॉजी है, ये आपके काम है। अभी चंद्रमा और आपकी दशा चल रही है, तो आप ओवरऑल आप क्या कहना चाहोगे कि देखिए ओवरऑल के अगर मैं कुंडली की बात कर रहा हूँ तो 2 ग्रह आपके 11वें घर में बैठे हैं, 3 ग्रह आपके 10वें घर में बैठे हैं, राहु और केतु उचका होकर बैठे हैं। ओवरऑल ये कुंडली एक बड़े स्टार की कुंडली है, और आपका आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि टॉप 10 पॉडकास्टर में आपका नाम, या जब भी आप फील्ड में काम कर रहे हैं तो आप टॉप 10 में या टॉप 5 में पूरे इंडिया में आने वाले टाइम में आपको रह सकते हैं। अभी आपका जो बेस्ट टाइम है, जो गोल्डन पीरियड टाइम है, वह 10/9/2025 से शुरू हो रहा है। 10/9 बहुत बहुत दूर है सर। अगले 7-8 महीनों में शुरू हो रहा है। यदि आप चाहते हैं कि उससे पहले ही गुरु की वाइब्रेशन आपको मिलने शुरू हो जाए, तो मैंने क्या बोला है, आप धार्मिक यात्राएं शुरू कर दीजिए, तो वो वाइब्रेशन आपको पहले ही मिलनी चालू हो जाएगी। आपको हर महीने एक नाइट किसी भी सिद्ध धार्मिक मंदिर में लगा करानी है। और भी पैसा चाहिए तो गुरुवार के फास्ट करना चालू कर दीजिए, पीले कपड़े पहनना चालू कर दीजिए, गुरुवार का फास्ट करना चालू कर दीजिए, और पीले कपड़े। अब चंद्रमा की महादशा चल रही है, तो चंद्रमा का सबसे अच्छा मित्र क्या है, गुरु। आप पुखराज पहन सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब समझिए, लॉजिक समझिए, आप चीज़ों को समझिए। आपको ये समझना पड़ेगा कि एस्ट्रोलॉजी काम कैसे करती है। जो मेरा बेस्ट टाइम चालू होने वाला है 25/9 से टाइम आपका बेस्ट है, आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम शुरू होगा। जो आपने अभी तक पैसा नहीं है, आपने नेम एंड फेम नहीं कमाया होगा, आपका बेस्ट टाइम शुरू होगा। यदि उस बेस्ट टाइम को पहले लेकर आना चाहते हैं तो उस ग्रह को अभी एक्टिवेट कर लीजिए। धार्मिक जगहों पर जाना चालू कर दीजिए, गुरुवार को फास्ट करना चालू कर दीजिए, पीले कपड़े पहनना चालू कर दीजिए, पीली चीज़ें खाना चालू कर दीजिए, मंदिर की सफाई करना चालू कर दीजिए। आपका 11वां घर पहले एक्टिवेट हो जाएगा, गुरु ग्रह आपका अभी एक्टिवेट हो जाएगा। मैं सर डॉग्स को भी बहुत फीड कराता हूँ। डॉग्स को देखिए, आपको डॉग्स को फीड करवाना है, लेकिन इधर डॉग्स को क्या फीड करवाना है जिससे आपको फायदा हो। मैं तो डॉग्स फूड आता है उनका। हाँ देखिए, ये एक सिंपल एक्टिविटी है कि आप जिसमें दुनिया, अब अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं गाय को चारा खिलाता हूँ। गाय को एक न्यूमोलॉजिस्ट ने बोल दिया था कि गाँव को आलू खिलाओ। अरे भैया, आलू खिलाने से सब कुछ समस्या का हल नहीं होता है। आप ये तो आपको पता है कि तुला राशि किसे देखी जाती है, गाय से। आपको पता है कि पैसा कौन सी राशि देखा जाता है, वृषभ राशि से। यदि आपको पैसा चाहिए तो आप गाय के साथ साथ में नंदी को खाना खिलाना चालू कीजिए, नंदी को पानी पिलाना चालू कीजिए, क्योंकि चंद्रमा वृषभ राशि में उचका होता है और वृषभ राशि नंदी ग्रह से देखी जाती है, जो भगवान शिव का वाहन है। यदि आपको लाइफ में पैसा चाहिए तो आप गाय को चारा खिलाइए, आलू खिलाइए, कुछ भी खिलाइए, उसके साथ साथ में आप नंदी जी को पानी पिलाना चालू कीजिए, क्योंकि चंद्रमा वहाँ पर उचका होता है और नंदी ग्रह वृषभ राशि देखा जाता है। जैसे ही आप ये काम करना चालू करेंगे, आपका चंद्रमा ग्रह उचका हो जाएगा और आपको आपकी लाइफ में कभी भी पैसे की तंगी नहीं आएगी। बहुत बढ़िया सर, मज़ा आ गया मतलब मेरे को। तो मैं आपको इसके साथ साथ में 1-2 उपाय और बताता हूँ। यदि आपको लाइफ में लग्जरी चाहिए, आपको चाहिए कि पैसा, नेम एंड फेम, शोहरत आपको हासिल हो, तो आप मीठी चीनी आती है, बुरा चीनी आती है, बुरा चीनी के अंदर 5 से 6 प्रकार के ड्राई फ्रूट मिलाना चालू कीजिए, जिसमें काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट और पिस्ते को पीस के उसके अंदर मिला दीजिए और आप चींटियों को डालना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि हर प्रकार से लग्जरी, पैसा, नेम एंड फेम आपके पास आना शुरू हो जाएगा। ये आप मेरी राशि के हिसाब से बता रहे हो? ये मैं जनरल उपाय सबके बता रहा हूँ। आपको तो मैंने आपके उपाय बता दिए कि आपको क्या करना चाहिए, और अभी आपका समय कैसा चल रहा है वो भी मैंने आपको आपके हिसाब से बता दिया। और यदि मैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बताऊँ तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपका समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं चलना चाहिए। आपका तो मूलांक 4 है और साल शनि का है, और शनि और राहु आपस में क्या है, शत्रु है। तो ये साल तो आपका बिल्कुल अच्छा नहीं चलना चाहिए। जबकि मेरी जो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आपका समय, आपका गोल्डन समय चल रहा है, आपका बढ़िया समय चल रहा है। लेकिन जो सुपर गोल्डन समय आएगा, ये कब आएगा, 2025 में आएगा। और आप उसकी वाइब्रेशन पहले ही लेना चाहते हैं तो आप उसके से संबंधित काम करना शुरू कर दीजिए। आपका काम गोल्डन टाइम आना अभी शुरू हो जाएगा। आजकल है ना, मैंने जो नोट करा है, मैं जैसे सर्कल्स में बैठता हूँ, चीज़ें करता हूँ, बंदे परेशान जो है ना सर। अब जैसे आपने सही कहा कि आप काम के बारे में ही सोचते रहते हो। ये मतलब रात के 3 बजे भी अगर मैं सपने में भी सोऊं ना, तो मैं काम, मेरे दिमाग में सिर्फ काम 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 ही चल रहा होता है। लेकिन मैं बहुत सारे अपने दोस्त यारों को ऐसे जानता हूं जो कि काम के बारे में सोच ही नहीं पाते हैं। उनकी लाइफ में अलग ही झगड़े हैं, घर क्लेश और फाइनेंशियली तंगी से गुजर रहे हैं, वो काम के बारे में सोच ही नहीं पा रहे हैं।
उनकी लाइफ की फाइट ही अलग है। गर्लफ्रेंड का फोन नहीं आया, ये फाइट है उनकी लाइफ की। तो क्या करा जाए? क्योंकि आपका जो लगन है वो 10वें घर से संबंध हो गया, तो इसका मतलब है कि आपकी लाइफ में आप वर्क एल्कोहलिक होंगे और आप यदि काम करेंगे तो पैसा कमाएंगे भी। यदि ऐसे ही किसी का जो लगन लोड है वो 8वें घर में बैठ जाए, सुबह उठेगा नहीं, समस्याओं से दिन शुरू हो जाएगा, क्योंकि 8वां घर किसका है? समस्याओं का है, 8वां घर दुख का है। यदि ऐसी लगन का संबंध 12वें घर से हो जाए, पैसा टिकेगा ही नहीं, जैसे ही पैसा आएगा पैसा पहले खर्च हो जाएगा। ऐसी लगन का संबंध 6ठे घर से हो जाए, बीमारियाँ आपसे आपको पीछा ही छूटेगा नहीं। इसी प्रकार से आपका पैसा कहाँ लगेगा? मैंने आपको देखा कि आपका दूसरे घर का मालिक कहाँ बैठा हुआ है? 8वें घर में बैठा हुआ है। तो आपके पास पैसा एकदम से आने के भी योग हैं और पैसा एकदम से जाने के भी योग हैं। और ऐसा आप अपनी लाइफ में अक्सर देखते भी ऐसा ही होता है मेरे साथ। ऐसा ही होता है। क्यों होता है? ऐसा है क्योंकि दूसरे घर का मालिक कहाँ बैठा हुआ है? 8वें घर में बैठा हुआ है। अब यदि आपको चाहिए कि मेरे 8वें घर से संबंधित मेरे को फल ना मिले, 8वां घर किसका होता है? शमशान भूमि का होता है। 8वां घर किसका है? 8वां घर हमारे जो बॉडी का एग्जिट पार्ट है, हम टॉयलेट करते हैं, वहाँ का है। तो आपको चीनी शमशान भूमि पहुँचा के आनी है। सर ऐसा ना हो कोई प्रेत मेरे पीछे आ जाए। अरे भाई दिन में जाना है, सच्चे टाइम पे जाना है। वहाँ पे मंदिर होता है, महाकाल और महाकाली कहाँ से देखी गई है? जो शिव और शक्ति हैं उनका निवास स्थान कहाँ है? शमशान भूमि है। क्यों डर रहे हैं आप लोग? हमें शमशान के, मैंने लोगों को जब भी उपाय बताता हूँ ना, लोग सर हम शमशान नहीं जाएंगे हम तो। अरे भैया ध्यान रखना, जितना आप शमशान भूमि में जाएंगे, जितना आप अंतिम संस्कार में किसी को ज्वाइन करेंगे, उतने आपके दुख दर्द कम होंगे। ये ध्यान रखना। और हम लोग क्या कहते हैं, अरे सर शमशान भूमि नहीं जाएंगे। बस आपको इतना ही काम करना है, जब भी आप किसी की शमशान भूमि में जाकर आते हैं तो आकर आपको पहले नहाना है और फिर आपको काम शुरू करना है। यदि आप नहा भी नहीं सकते तो सिंपल आप चिंटे मार लीजिए, आप जाके चिंटे मार लीजिए। क्योंकि 8वां घर दुख का कर रहा है, पीड़ा का कर रहा है। तो पीड़ा कब मिटेगी? जब आप बार बार वहाँ पे जा रहे हैं। अब देखिए जितने भी लोग हमारे दादा परदादा पूर्वज जितने भी थे, और हर शमशान में किसी की डेथ होते जाते थे, और हम लोग इतने सुखी क्यों हैं? और हमें लगता है कि हम किसी की डेथ होगी हम नहीं जाएंगे, हम बैठक में चले जाएंगे। अरे भैया आप शमशान भूमि में, वैसे ही आप किसी भी परेशानी में हो, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बताना चाहता हूँ, आप शमशान भूमि में जाइए। यदि यहाँ पे बुध ग्रह बैठा है तो पौधों की सेवा करनी शुरू कर दीजिए। मंगल ग्रह बैठा है, वहाँ पे चीनी देकर आना शुरू कर दीजिए। यदि यहाँ पे शुक्र ग्रह बैठा है तो मंदिर में जो शमशान भूमि में जो केयर टेकर है उसको देसी घी देकर आना शुरू कर दीजिए। वहाँ पे सूर्य ग्रह बैठा है तो सफ़ेद नमक दे के आना शुरू कर दीजिए। यदि वहाँ पे केतु बैठा है तो काला सफ़ेद कंबल दे के आना शुरू कर दीजिए। यदि यहाँ पे राहु बैठा है तो वहाँ पे झाड़ू देकर आना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि जितने भी आपके दुख हैं वे आपके कम होने लग जाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ा जो दुख है वो कौन देता है? 8वां घर देता है। तो आप यदि कुछ भी नहीं कर पा रहे तो हर हफ्ते में एक बार शमशान भूमि में जाकर वहाँ पौधों को पानी देकर आना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि लाइफ में आपके दुख आने बहुत कम हो जाएंगे या बंद हो जाएंगे। मज़ा आ गया सर मेरे को तो बात करके आपसे, और बहुत अच्छा लगा। पता ही नहीं लगा 1-1.5 घंटा कब में निकल गया जी। और एक सर मैं जानना चाहता हूँ आपके पास जो ब्लैक मैजिक के जो केस आते हैं, हमारी ऑडियंस बहुत देर से वेट कर रही होगी इस चीज़ का, वो किस किस प्रकार के आते हैं और क्या आप कोई ऐसा केस डिस्कस कर सकते हो? एक नहीं, मेरे पास एक ऐसे हजारों सैकड़ों केसेस हैं जिनका हमने ब्लैक मैजिक को दूर किया है या भले ऐसी समस्याओं से हमने बाहर किया है। अभी मेरे पास, मैं अभी दिल्ली में आया हूँ, तो एक लड़की जो किसी एक अच्छा बहुत अच्छा फैमिली है यहाँ पे, उनकी जो बच्ची है वो बहुत एक नशे की आदत में चली गई है। तो उन्होंने मुझे बुलाया और उससे पहले बहुत सारे वहाँ पे वास्तु एस्ट्रोलॉजी के पास, उनके पास चले गए। तो मुझे उन्होंने बुलाया कि हमारी जो बच्ची है वह भयंकर एक नशे में चली गई है और वह हमारी किसी भी बात को सुनने को तैयार नहीं है। तो मैं उनके घर पे भी जाकर आया हूँ और मैंने जैसे ही उनके घर में मैं घुसा, अंदर एंटर किया, तो जैसे ही मैंने अपना एक यंत्र है मेरे पास, तो मैंने उसके घर पे चलाया, तो वह यंत्र बहुत तेज़ी से वहाँ पे नाचने लग गया, घूमने लग गया। तो उसने मुझे बताया कि इस घर में एक बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक हो रखा है, जिसमें इन्होंने ये बता रखा है कि यहाँ के जो घर के जो बच्चे हैं वह किसी प्रकार से आबाद या आगे नहीं बढ़ सके। तो मैंने उस जगह को आइडेंटिफाई किया। जैसे ही मैं उस जगह में घुसा, जैसे मैं उस जगह में गया, तो जो मेरा सर एकदम से ऐसे भारी हो गया, हैवी हो गया कि जैसे लगा कि मेरे ऊपर 5 क्विंटल का वेट रख दिया है। और मैं वहाँ पे 10 मिनट से भी ज़्यादा खड़ा नहीं हो पाया। जैसे तैसे मैं वहाँ से बाहर आया, और क्योंकि हमने अपना ओरा एक इस तरीके से मजबूत कर रखा है कि वो चाहकर भी वो ताकतें हमें पकड़ नहीं पा रही हैं। तो उनको मैंने जैसे तैसे करके मैं वहाँ से बाहर आया, और उस जो शक्ति को, इसकी एक पूरी प्रक्रिया है, इसकी एक पूरी विधि है, तो मैंने उसको बोतल में बंद किया और कहीं जाके दूर हमने दबा के उसको गिर करके आए। और मैं वापस उसको मैंने चेक कराया और उन यंत्र को घुमाया। मैंने कहा देखिए अब यह यंत्र उतनी स्पीड से वहाँ पे नहीं घूम रहा है। आप इसका रिजल्ट मुझे 1 से 1.5 महीने के बाद बताइए कि अब आपकी बच्ची के साथ में क्या हो रहा है और बच्ची कितनी रिलीफ महसूस कर रही है। तो जैसे ही हमने वहाँ पर आए, तो जो बच्ची पहले मेरे को देख के भी खुश नहीं थी। हाँ, आप मेरी बात को समझ रहे हैं कि ये क्यों आ गया घर पे।
तो जैसे मैं बाद में तो उसी बच्ची ने मुझे चाय भी पिलाई, उसने मुझे नाश्ता भी कराया। तो यह एक ऐसा केस एक नहीं है, ऐसे हज़ारों केसेस हैं। यदि आपको भी लगता है कि आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कि कोई आपके काम रुके हुए हैं या आप किसी एक ऐसी समस्या से गुजर रहे हैं जो कहीं पे भी अब उससे पार पाना मुश्किल हो गया है, तो पहले हम एस्ट्रोलॉजी से उसकी उपाय करेंगे, वास्तु से करेंगे। यदि हमें लगे कि तंत्र मंत्र की वहाँ पे कहीं ज़रूरत है तब हम इसमें जाएंगे, लेकिन हम ऐसे बिल्कुल आपको नहीं बताएंगे कि आपको तंत्र करना है, आपको तांत्रिक बजाना है। क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि ध्यान रखना दोस्तों, ये जो पैसा है ना, ये जो इस विद्या से पैसा कमाया गया पैसा है, इस विद्या का से कमाया हुआ कुछ पैसा आपको एक चैरिटी में, आपको धर्मार्थ में भी लगाना पड़ता है। मैं अपनी इनकम का जितने पैसा है 10% पैसा एक पर्टिकुलर संस्था में देता हूँ, एक पर्टिकुलर पैसा मैं रोज़ एक सेवा में लगाता हूँ, और एक अपनी इनकम का हिस्सा अपने धार्मिक कार्यों में या अपने अनुष्ठान में लगाता हूँ, तो जिससे मैं भी बढ़ूँ, मेरे जो जिसका भी मैं काम करके आ रहा हूँ वो भी आगे बढ़े। बहुत बढ़िया। तो इसमें नहीं तो आप देखिए जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं, जितने भी काम है, उनका बुढ़ापा अच्छा नहीं है। तो मैं लोगों को ये भी बताना चाहूँगा, जितने भी एस्ट्रोलॉजर जो इस फील्ड में आ रहे हैं, नए काम कर रहे हैं, तो दोस्तों आज तो आप ऐश कर रहे हैं, लेकिन कब ध्यान रखना, जब ये चीज़ें पीछे पड़ेंगी तो पीछे छुटकारा नहीं आएगा, कर्मा आपके सामने वापस आ जाएंगे। तो आप अपना काम ईमानदारी से करिए, आता है तो कीजिए, नहीं आता है तो इस पर थप्पा मत लगाइए कि मेरे को ये आता है। तो भैया ये भगवान के काम है, और हम और आप भगवान नहीं है, भगवान ऊपर वाला है और ये सब जानता है और ये सब देख रहा है। जब गले से ऊपर आ जाएगी तो पटक पटक के किसी को भी मारेगा, छोड़ेगा नहीं। बहुत बढ़िया सर, आई होप आपको भी ये पॉडकास्ट उतना ही मजेदार लगा होगा जितना प्यार से हमने इसको बनाया है। अपना बेस्ट पार्ट इस पॉडकास्ट का जरूर हमें कमेंट करके बताएं, और ये पॉडकास्ट हर एक उससे जिससे भी आप प्यार करते हो, जो आपका दोस्त है, जो आपका चाहने वाला है, उस तक जरूर शेयर करें, ताकि हर उसकी समस्या का समाधान कोशिश करें हो सके। सर की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर से जरूर कनेक्ट करना। मिलता हूं आपसे किसी और पॉडकास्ट में या फिर किसी और वीडियो में। नमस्कार।